नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं शैलजा सिंह आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ तारांजलि फाउंडेशन की तरफ से। और आज हमारा एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम है और इस विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात में एक बहुत ही विशेष अतिथि हमारे साथ हैं। विश्व प्रसिद्ध लेखक, गजल गो कथाकार लंदन से तेजेंद्र शर्मा जी। तेजेंद्र शर्मा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं हम तारांजलि फाउंडेशन का परिवार बहुत ही आभार व्यक्त करता है, आपका करते हैं हम सब। और हमारे साथ हैं हमारे समय के बहुचर्चित कवि, श्रेष्ठ आलोचक, समालोचक डॉक्टर ओम निश्चल जी। डॉक्टर ओम निश्चल जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है तारांजलि फाउंडेशन के इस पटल पे। तो जी आज बहुत हम तेजेंद्र जी से बहुत सारी बातें करेंगे, हम इनसे रूबरू होंगे। बड़ी मुश्किल से इनका वक्त मिला है हमें आज तारांजलि को बहुत ही गंभीर और चेतना से भरे तेजेंद्र जी के आज हम जीवन से जुड़े जो छुए अनछुए पहलू हैं हम उनको आज जानेंगे। लेकिन हम अपनी बातचीत शुरू करें, हम चाहते हैं हमारे साथ साथ देने के लिए डॉक्टर ओम निश्चल जी हैं, वो भी कुछ कहें। इस तारांजलि के पटल पर हमारे समय के हिंदी के विशिष्ट कथाकार, गजलगो और बातचीत में उतने ही प्रखर, उतने ही मधुर, उतने ही संतुलित सी तेजेंद्र जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम सब जानते हैं कि तेजेंद्र जी भारत की ही उपज हैं और इस समय विश्व भर में अपनी कहानियों के माध्यम से हिंदी का जो लोक है, विश्व लोक है, उसमें ये विश्व विश्रुत हैं। और केवल इसलिए नहीं कि वे प्रवास में हैं, वे विदेश में हैं और उन्होंने ऐसा कोई काम किया है जो कि केवल वही कर रहे हैं, लेकिन हिंदी की विश्व बिरादरी इतनी बड़ी है, उसमें इतना वैविध्य है, उसमें उसमें इतना श्रेष्ठ अंश है कि उन श्रेष्ठ अंशों का, रचना के अंशों का सहभागी होना, अपने व्यक्तित्व को उस ऊंचाई पर ले जाकर छोड़ देना जहां पर इनके निकट आने वाला व्यक्ति भी इनकी खुसूसियत से, इनके वैशिष्ट्य से, इनके लेखन की ऊर्जा से संपन्न हो सके, इनके साथ रहे और अपने को छोटा ना अनुभव करे। ऐसे तेजन जी हैं। और इनके साथ ये भी है कि जिनसे इनकी मित्रताएं हैं वे मुझे लगता है कि पूर्व जन्मों की हैं और अगले जन्मों की अगर अवधारणाएं हों तो तब तक वे मित्रताएं पीछा करती हैं इनका। तो ये बहुत बड़ी बात है जहां तक इनके लेखन का ताल्लुक है। उसका एक बड़ा विस्तार है, अपने अनुभवों की इनकी अपनी अलग दुनिया है। और अभी मैंने इनसे पूछा कि इनके नाम के आगे MBE लगा हुआ है, जो कि ब्रिटेन की एक विशिष्ट उपाधि है, जैसे हमारे यहाँ पद्म भूषण है। तो उस अलंकरण को धारण करने के लिए मैं इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। ये हमारे लिए, भारत के लिए गौरव की बात है कि भारत में पैदा हुआ एक लेखक ब्रिटेन में इस अलंकरण से सुशोभित है। जहां तक तेजेंद्र जी के लेखन का सवाल है, ये बात अलग है कि हम प्रवासी लेखकों की एक बिरादरी बनाकर उसे मूल्यांकित करने के पक्षधर हो चले हैं। ये इतिहास की अपनी विडंबना हो सकती है, साहित्य के इतिहास की, कि हम उसे दलित, स्त्री विमर्श या प्रवासी लेखन या भारतीय लेखन, आंचलिक लेखन इत्यादि इत्यादि कैटेगरीज में बांट कर चलते हैं। इस बारे में तेजेंद्र जी के अपने विचार हैं और बहुत सारे मामले में बहुत स्पष्टवादी, बहुत मुखर और अपने को समावेशी बनाते हुए उनका व्यक्तित्व तो इस तरह से है कि उन्हें बहुत सारे लोग प्यार करने वाले हैं पूरे विश्व में। जहां पर हिंदी का लेखन हो रहा है, जहां पर हिंदी का अध्ययन अध्यापन हो रहा है, वे अकेले ऐसे लेखक हैं, मैं समझता हूं कि उषा प्रेमवदा के बाद, जिन पर बहुत अच्छा काम हुआ है और उनके व्यक्तित्व पर अनेक निजी प्रयत्नों से कुछ अच्छी पुस्तकें आई हैं उनके लेखन के मूल्यांकन के बारे में।
एक पक्ष है। दूसरा पक्ष है कि वे कवि हैं, और वे कवि हैं या कथाकार, ये सब बड़ा मिला जुला मामला है। लेकिन अपने कवि को गौड़ रखकर इन्होंने कथा साहित्य में अपने को स्थापित किया है। लेकिन इनका कवि, इनका शायर बीच बीच में अपनी शायरी की तान छेड़ता रहता है। मैंने इनकी गजलें सुनी हैं और इन्हें पढ़ा भी है, और इनके स्वर से भी बहुत ज्यादा मुझे आनंद आता है इनको सुनकर। तो ये गजलें भी लिखते हैं, और आप जानते हैं कि गजल जहां दिल से रिश्ता रखते हैं, कहानियां इनकी उस यथार्थ लोग से रिश्ता रखती हैं जिन जिन आवाजाहियों में इनकी उपस्थितियां रही हैं। अपने जिस जीवन को देखा है, उस देखे हुए जीवन का बखान इन्होंने किया है। इनसे बाद में ये सवाल पूछेंगे कि हमारे यहाँ भोगा हुआ यथार्थ है, तो पहले तो आप यथार्थ को भोगें और फिर उसे आप लिखें। ये बड़ा जटिल सा सवाल है। ऐसे बहुत सारे सवाल होते चलेंगे शैलजा जी, आप ये बीच बीच में अपने सवाल रखेंगी। तेजिंदर जी बिल्कुल ऊन के लच्छे की तरह खुलते जाएंगे, इन्हें हम जितना खोल सकेंगे क्या बात है, बिल्कुल के लिए, मित्रों के लिए बहुत अच्छा होगा। प्रवासी लेखन, इनके खुद के लेखन, इनके व्यक्तित्व, इनके जीवन, इनके परिवेश, इस सब के बारे में हम आज इनसे जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन तेजन जी आपका इस मंच पर। और अब मैं बहुत शुक्रिया ओम भाई, बहुत शुक्रिया कि वे इसका विधिवत आरंभ करें। बिल्कुल ओम निश्चल जी, और बहुत अच्छी बातें आपने बताई। और इस समय हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, और आप सभी से बहुत अनुरोध है मेरा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं। और हम स्वागत करते हैं तारांजलि फाउंडेशन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, साथ में हमारे जितने सुधी श्रोता हैं, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर तारा सिंह अंशुल जी, जो इस फाउंडेशन की संरक्षक हैं और इसकी वट वृक्ष है। मैं बहुत ही चरण स्पर्श करती हूँ, नमन करती हूँ आपको। अर्चना जी, प्रभा मिश्रा जी, विजय सिंह जी, रामकेश जी, और तमाम लोग जुड़ते हुए जा रहे हैं, अजीम जी, अमोल चौधरी जी, नीतू जी, तमाम लोग। और सभी से मेरा एक विशेष अनुरोध है, जितने मेरे दोस्त मित्र हैं, कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और आज सभी को, अगर कुछ वर्ष अगर हम पीछे जाएं, तो शांति सीरियल अगर जिसने भी देखा होगा, नहीं भी देखा होगा तो उसको यूट्यूब पे जरूर देखिएगा। वो अपने समय का एक मेगा सीरियल था, एक इतिहास बनाने वाला, मील का पत्थर। तो आज उसके लेखक यहाँ पे तेजेंद्र जी हमारे साथ हैं। हम इनसे बहुत सारी बातें शुरुआत करते हैं, क्योंकि एक शेर मुझे याद आ रहा है कि तुम मुखातिब भी हो, करीब भी हो, तुमको देखें कि तुमसे बातें करें। और भूमंडलीकरण के इस युग में आप लंदन में हैं और हम ओम जी दिल्ली में बैठे हुए हैं, मैं गाजियाबाद में, लेकिन फिर भी हम सब एक ऐसा लग रहा है एक छत के नीचे हैं, इस तारांजलि के नीचे आज हम तीनों इकट्ठा हुए हैं। तो तेजिन, बिल्कुल बिल्कुल, और हम सब गोल गोल घूम के एक ही जगह आके इकट्ठा होना है सभी को। तेजिन जी, सबसे पहला जो प्रश्न, एक स्वाभाविक सा प्रश्न होता है कि आपकी शिक्षा दीक्षा, पारिवारिक परिवेश, और जब आप तो इतने बड़े लेखक हैं, अंतरराष्ट्रीय कीर्ति स्थापित लेखक हैं, आप कथाकार हैं, आपने कई सीरियल लिखे और फिल्मों में भी काम किया, और इतने बड़े स्तर पे आप कहानियां लिखते हैं। लेकिन जो शुरुआत होती है एक बड़े लेखक की, उसकी शुरुआत होती है कविताओं से। तो ये कविता से आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई, और किस तरह से आप इस गंभीर लेखन की तरफ मुड़े? इन चीजों को आप हमसे साझा करिए। अरे शैलजा, कि मैं पहले तो आपके सारे तारांजलि से जुड़े हुए पदाधिकारियों को और सारे जो फेसबुक से जुड़े मित्र हैं उन सबको नमस्कार कहता हूँ। और भाई ओम ने मेरी इतनी तारीफ कर दी है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जो बातचीत करूं उस मयार की हो, कम से कम जो ओम भाई ने कहा है। बात यह है कि मैं बचपन में मेरी पढ़ाई गुरमुखी में हुई। तो जैसे पंजाबी की जो लिपि है वो गुरमुखी है भारत में। और उसके बाद मेरी सारी पढ़ाई जो हुई है 5वीं के बाद, वो सारी अंग्रेजी में हुई।
तो हिंदी एक विषय के तौर पे मैंने सिर्फ 6ठी, 7वीं और 8वीं में पढ़ी। मुझे अच्छा। हिंदी पढ़ने का मौका मिला नहीं। जी। और फादर घर में उर्दू में लिखा करते थे, वो पंजाबी भी उर्दू में लिखते थे। तो मेरा शौक चीजों से जुड़ा इस तरह से कि मैं बचपन में एक लोग कहते थे मैं बड़ा सुंदर लड़का हूँ, और मेरी आवाज की भी बहुत तारीफ होती थी, तो मैं गाने गाया करता था। जी। तो फादर मेरे लिए ये काम किया करते थे कि जिस फिल्मी गाने की धुन मुझे आती थी, वो उस धुन पे शब्द मेरे काम के लिख दिया करते थे। जैसे मुझे एक स्कूल में गाना गाना था देश प्रेम का, तो उन्होंने कहा जी। बेटा कौन सा गाना तुम गा सकते हो? तो मैंने कहा जी मैं गा सकता हूँ मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना होना। अच्छा। तो बाबूजी ने मेरे लिए गीत लिखा उस धुन पे कि भारत कहूँ हिंदुस्तान या तुमको माँ कहूँ, धरती का कहूँ ताज या खुल्दे जहां कहूँ, झुकाकर सर को चरणों में करूं बस बेनती इतनी कि जब तक जिंदगी हो दिल में तेरी बंदगी हो। क्या बात है, क्या बात, क्या तो बात है, वाह ये वाह। देखिए कि वो कितने बड़े शायर रहे होंगे कि मेरे लिए वो इस तरह का काम कर देते थे। जब बहुत महंगाई हुई तो बाबूजी ने मेरे लिए गीत लिखा जो मैं मंचों से गाया करता था उन दिनों, और मैं केवल जी। 13-14 साल का था। जी। तो गाना अगर क्या लिखा उन्होंने मेरे लिए, गुलजारी लाल नंदा हमारे होम मिनिस्टर हुआ करते थे। जी। तो गीत लिखा था, है इतनी महंगाई के हुआ है मुश्किल जीना, बोल नंदा बोल मंदा होगा के नहीं। क्या बात है। तो क्या बात सोचिए है। मेरी जो शुरुआती जो मेरा जी। इंट्रोडक्शन है, जो मेरा परिचय हुआ है, वो इस तरह से हुआ है कि अंततः महत्वपूर्ण शब्द है। जी। धुन कोई भी हो, उसमें जो लिखा जाता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जी। बाबूजी ने मेरे लिए इस तरह से गीत लिख लिख के मेरा साहित्य से परिचय करवाया। वो खुद उर्दू में शायरी करते थे, नज़्में लिखते थे, गजलें लिखते थे, अफसाने लिखते थे और उपन्यास लिखते थे। क्या बात है, जी। अच्छा वातावरण। तो यानी कि मुझे लेखन तो विरासत में मिला। अब जी। भाषा मेरी थोड़ी सी बदल गई, लिपि बदल गई। तो जी। मेरा जो पहला लेखन था वो सब अंग्रेजी में था। मेरी जो कविताएं भी अच्छा। थी वो सब अंग्रेजी में जी। थी, जी। और जो मैंने पहली कहानी लिखी वो भी अंग्रेजी में लिखी। हम्म, जो मेरी पहली किताब छपी 1977 में, कीट्स वो पर। लॉर्ड बायरन के बाय। लेखन, उनकी एक डॉन जुआन किताब कविता है, उस पे मेरी एक जी। क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखा था पूरा। बहुत अच्छा। तो वो किताब 1977 में छपी। जी। 1978 में मेरी किताब छपी जॉन कीट्स पर। कीट्स पर। तो मेरा जो परिचय था साहित्य से वो अंग्रेजी साहित्य के माध्यम से हुआ। मेरा प्रिय लेखक हुआ करता था चार्ल्स डिकेंस। मैं डिकेंस के नॉवेल्स में से बहुत सारी पंक्तियां कोट करता था, और शेक्सपियर के प्लेस का तो मैं दीवाना था। वाह। मैं जी। ओथेलो से इस तरह लाइनें कोट करता था कि कई बार तो लोग मुझसे कहते थे कि तुम्हारे अंदर शेक्सपियर की आत्मा तो नहीं है भाई, इतना याद कैसे है तुम्हें? क्या बात है, हाँ। तो फिर हुआ ये कि जब इंदु से परिचय हुआ, जो आईपी कॉलेज से एमए अंग्रेजी हिंदी में कर रही थी, हम्म, और जब उससे विवाह हुआ हम्म, तो उसने जब पीएचडी शुरू की तो हमने फिर उसके बाद हिंदी की किताबें पढ़ी। हम्म, तो करीब 75 से 80 उपन्यास पढ़ डाले जो उसके कोर्स में उसने लिए थे, हम्म, और उसका जो विषय था कि हिंदी के आधुनिकतम उपन्यासों की प्रवृत्तियों का अनुशीलन। तो कोई जी। सीमा नहीं थी, जितने मर्जी पढ़ते जाइए। बिल्कुल। 1975 और 80 के बीच में जो उपन्यास छपे थे वो सब आपके पास वो अवेलेबल सब मैंने पढ़ डाले। तो उन दिनों एक उपन्यास दीक्षा नरेंद्र कोहली का था जो मुझे बहुत अच्छा लगा। थे। जी। जी। मैंने उसका कंपैरिजन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट से किया, और एक लंबा सा पत्र कोहली जी को लिखा हम्म, कि किस तरह से ये उपन्यास हम्म, मुझे मिल्टन की याद दिलाता है। मुझे जिस उपन्यासकार ने समग्रता में
इम्प्रेस किया, उनका नाम है जगदीश चंद्र। बहुत अच्छा। कभी न छोड़े खेत, कभी ना छोड़े खेत, धरती धन अपना, धरती धन अपना, है ना जी। तो नरकवास में कुंड, कुछ उस तरह से था उनका। जी जी यही तो। मुझे लगता है कि वो एक ऐसा उपन्यासकार है जिसका सही मूल्यांकन हिंदी में हुआ नहीं, गायब हो गए लगभग। तो मुझे मतलब देखिए, प्रेमचंद तो सबको पसंद है, उसके बारे में कोई बात करना कोई जरूरी नहीं, बिकॉज सब जानते हैं कि वो कितने महान हैं। जी। लेकिन उनके बाद अगर किसी भी एक लेखक ने मुझे समग्रता में इम्प्रेस किया है, मतलब आप अगर उनका उपन्यास पढ़ लें तो आपको पंजाब जाने की जरूरत नहीं है, पंजाब आपकी आंखों के सामने, आपके दिल में आके बस जाएगा। क्या बात है। इस तरह के वो लेखक थे। जी। तो जब मैंने ये सब पढ़ा तो मुझे लगा कि मैं लिख सकता हूँ। तो फिर मैंने हिंदी में पहली कहानी ट्राई की, और वो मेरी पत्नी ने ठीक भी की। फिर मैंने नरेंद्र कोहली को भेजी कि जी मैंने ये पहली कहानी लिखी है। तो उन्होंने मेरी 20-25 पेज की कहानी को काट पीट के 8 पेज का करके वापस भेज दिया कि अब ये कहानी जैसी लग रही है। जी जी जी। तो मुझे ये पता चल गया कि कहानी में क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कहानी में दोनों शब्द हैं, कहा भी है और नहीं भी है, तो तभी कहानी बनती है। तो ये हमने सीख लिया कोहली जी से उसमें कि उन्होंने जो कुछ काटा था मैंने उसको देखा, तो मैंने देखा कि उसके काटने से मेरी कहानी बड़ी क्रिस्प हो गई। तो ये मैंने मतलब पहली ही कहानी में सीख लिया कि शब्दों को वेस्ट मत करो, शब्दों को ध्यान से खर्च करो, बहुत तभी अच्छा। कहानी जो है वो आपकी पहुंचेगी दिल तक। और मैंने कभी भी साहित्य को इंटेलेक्चुअल जार्गन के तौर पे नहीं लिया। जी। मुझे लगता है कि साहित्य वही अच्छा है जो दिल से लिखा जाए और दिल तक पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी जो उसमें इंटेलेक्चुअल इंटरप्रिटेशंस है वो तो होती रहेंगी, मगर आप ये सोच के मत लिखें कि मैं कुछ इंटेलेक्चुअल लिखने जा रहा हूं, क्योंकि उसके लिए और विधाएं हैं। जो सृजनात्मक विधाएं हैं वो क्रिएटिविटी के लिए है कि आप जो लिखें सबसे पहले पढ़ा जाए। बिल्कुल। तो आपकी पहली विजय हो जाती है जब आप लिखते हैं और पाठक उसको पढ़ लेता है। तो 1980 में मेरी पहली हिंदी कहानी नवभारत टाइम्स के रविवारीय परिशिष्ट में प्रतिबिंब के नाम से प्रकाशित हुई। तो वो मैंने अपने एक लेक्चरर के जीवन पर लिखी थी। पंडित श्याम मोहन जुत्शी मुझे बीए में पढ़ाया करते थे, जिनकी वजह से मेरा लेखन में और अंग्रेजी साहित्य में मेरी रुचि हुई। जी। तो ये शुरुआती दिन थे। जी जी। अच्छा, ये तेजन जी, आपकी पैदाइश हुई और उसके बाद बंबई पहुंचने की जो ये कथा है और बंबई से जुड़ने की, बंबई में मुझे लगता है कि आपके लेखक का निर्माण, बंबई एक तरह से आपके लेखक के निर्माण की कार्यशाला भी कही जा सकती है। आप क्या मानते हैं? जी, मैं दरअसल बंबई आने से पहले हिंदी में 5 मिनट तक नहीं बोल सकता था। अच्छा। क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल होती थी। जी। जैसे आज अंग्रेजी बोल के जबड़ों में दर्द होती है, उस समय हिंदी बोल के होती थी। तो ये था कि भाई या तो पंजाबी बोलूंगा, क्योंकि माँ के साथ, बाबूजी के साथ, बहनों के साथ पंजाबी बोलता था, और जो वहां मित्र थे दिल्ली में उनके साथ पंजाबी बोलता था। और मेरा हिंदी बोलने का जो काम शुरू हुआ वो अपनी पत्नी इंदु के साथ हुआ। जी, वो हिंदी हालांकि इंदु भी पंजाबी थी, मगर उसका जन्म हुआ था इलाहाबाद में। ओके। अच्छा। और वो इलाहाबाद से दिल्ली आई थी। जी। तो हम दोनों आपस में हिंदी में बात करते थे। वो मेरी माँ के साथ पंजाबी बोलती थी, मैं उनकी मदर के साथ पंजाबी बोलता था, मगर आपस में हमारे घर की जो भाषा थी वो हिंदी बन गई। तो उसने मुझे हिंदी की तरफ ज्यादा आकर्षित किया।
और फिर जब हिंदी का लेखन पहली बार 1980 में, क्योंकि मैं 1977-78 में बॉम्बे आ गया था एयर इंडिया ज्वाइन करने के लिए। अच्छा। तो मैंने अपनी पढ़ाई जो की है दिल्ली में, वो नौकरी के साथ की है। मैं सुबह नौकरी करता था बैंक ऑफ इंडिया में, जी। और शाम को बीए ऑनर्स इंग्लिश और एमए इंग्लिश किया, और उसी के साथ साथ लिखना भी हुआ। तो काफी मेहनत करता था, दिन में 20-22 किलोमीटर साइकिल चलाता था। जी। पहले पार्लियामेंट स्ट्रीट जाता था, फिर वहां से यूनिवर्सिटी तक साइकिल चलाता था। तो मेरा वजन कभी 51-52 किलो से ज्यादा नहीं हुआ। अच्छा अच्छा। उन दिनों बस इतना ही वजन रहता था। तो क्योंकि इतनी साइकिलिंग के बाद वजन कैसे बढ़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये हुआ कि बॉम्बे में जब हिंदी के साथ जुड़ा, और उसमें इंदु ने ये किया कि वो जब मैं लिखता था तो मेरी कहानियों की भाषा ठीक करती थी, क्योंकि मेरे यहाँ थॉट तो था, एक्सप्रेशन उतना अच्छा नहीं था। तो मेरी पहली करीब 24-25 कहानियों को इंदु ने ठीक किया। और मैं अगर आज हिंदी का लेखक हूं, तो चाहे उसका श्रेय कहें या आरोप, दोनों इंदु पर जाएंगे कि मैं आज हिंदी का लेखक हूं। और जब मेरी कहानी देह की कीमत छपी थी जी, वो पढ़ने के बाद उसने कहा था कि अब मुझे आपकी कहानियां ठीक करने की जरूरत नहीं, क्या बात, क्योंकि अब मुझे लगता है कि आपने वो चीज पकड़ ली है जो मैं चाहती थी। अच्छा, वो खुद बहुत अच्छी लेखक थी, मगर उसने एक अच्छी, अब मैं अच्छी कहूं या क्या कहूं, लेकिन एक मतलब डेडिकेटेड पत्नी होने के नाते उसने अपने लेखन को कभी तरजीह नहीं दी। उसने कहा नहीं, एक घर में एक लेखक काफी है। सच है। तो उसने मुझे प्रमोट किया लेखक के तौर पे। और जब मेरा दूसरा कहानी संग्रह ढिबरी टाइट छपा था, तो उन दिनों उसकी तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब थी, वो अस्पताल में थी, कैंसर हो गया था। जब वो किताब उसने देखी तो उसका मैंने जो समर्पण था वो ये था कि इंदु के लिए, जो मेरी पत्नी होने के बावजूद मेरी मित्र है, जी। तो उसे वो पंक्ति अच्छी लगी और उसकी आंखें भी थोड़ी गीली हुई, मेरी तो होनी थी। तो मैं जब भारत में था मुंबई में, मेरे सामने सामने बॉम्बे मुंबई हो गया था। जी। तो वो बदलाव आ गया था। तो मेरे पहले तीनों कहानी संग्रह वाणी प्रकाशन से छपे थे। जब पहला संग्रह छपा था तो उन दिनों अशोक महेश्वरी वाणी के मालिक होते थे। फिर बाद में अशोक जी राधा कृष्ण में चले गए और ये वाणी अरुण के पास हो गया। तो ये मुझे सुख मिला कि मुझे पहले ही कहानी संग्रह से एक अच्छे प्रकाशक मिले, अच्छे पाठक मिले। और जब मैंने भारत छोड़ा तब तक मेरे 3 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके थे, काला सागर, ढिबरी टाइट और देह की कीमत। और मैं शांति के लेखन से जुड़ चुका था। तो और मैं एयर इंडिया में एकमात्र ऐसा फ्लाइट पर्सर था जो उद्घोषणाएं तो हिंदी में करता ही था, अपनी रिपोर्ट भी हिंदी में लिखता था। वाह, बहुत अच्छा। मुझे ऑफिस में बुला के कहा गया कि आप हिंदी में रिपोर्ट न लिखें, तो मैंने कहा आप मुझे लिख के दे दीजिए कि मैं हिंदी में रिपोर्ट नहीं लिख सकता, तो मैं नहीं लिखूंगा। अब इतनी हिम्मत तो किसी में थी नहीं कि लिख के दे दे कि आप हिंदी में रिपोर्ट नहीं लिख सकते जी। तो मेरे से पहले और मेरे बाद और कोई नहीं आया एयर इंडिया में जिसने अपनी रिपोर्ट्स हिंदी में लिखी। जी जी। बस ये है कुछ शुरुआती जो बम्बई का योगदान है, वो ये है कि लोग बॉम्बे आके हिंदी भूलते हैं, उनकी हिंदी थोड़ी खराब हो जाती है, बम्बैया हो जाती है। मैंने हिंदी सही मायने में बम्बई में ही सीखी और बम्बई मेरी कर्मस्थली है। तो तेजस भाई, जब बम्बई से आप, यानी मुंबई से जब आप ब्रिटेन पहुंचे, तो ब्रिटेन का जो वातावरण है वहां पर जाहिर है कि कुछ लोग
वहां पर हिंदी भाषी थे, अपने भारतवंशी थे। ऐसे माहौल में आपने वहां दूसरी नौकरी ज्वाइन की और फिर अपने आप को एक लेखक के रूप में तो स्टेब्लिश थे ही आप, लेकिन उस वातावरण में, प्रवासी वातावरण में, जिसके लिए कि अब आपके ऊपर ये लेबल है कि प्रवासी लेखक हैं आप, और जिससे आप अपना ताल्लुक भी नहीं मानते हैं कि ये मूल्यांकन का कोई आधार नहीं होना चाहिए। प्रवासी लेखकों की जमात में जब जा पहुंचे आप ब्रिटेन, जहां पर वैसे भी बड़े लेखकों का समूह था उस समय भी, उसे बीबीसी था और सब चीजें बहुत व्यवस्थित थी। मुझे लगता है कि उस वातावरण से आपने अपने को कैसे जोड़ा और ये यात्रा कथा यूके तक आपने कैसे विकसित की और अपने को कैसे प्रमाणित किया कि हाँ, अब हम भी हिंदी के लेखन की नींव रखने वाले महत्वपूर्ण लोगों में हैं और लंदन में हैं। बात ये होगी कि इंदु की मृत्यु हुई थी 1995 में जी। तो उसी साल से हमने इंदु के नाम से सम्मान की घोषणा शुरू कर दी थी, इंदु शर्मा कथा सम्मान। जी जी। तो ये मीटिंग हुई थी भारती जी के घर, इसमें मैं, भारती जी, धर्मवीर भारती जी, जगदम्बा प्रसाद दीक्षित जी और पुष्पा जी, हम चारों ने बैठ के इस बारे में डिस्कस किया था। तो भारती जी ने कहा कि भाई कार्यक्रम का मुख्य अतिथि मैं खुद बनूंगा और मैं खुद ही पुरस्कार पहला दूंगा। जी। तो उससे पहले बरसों तक भारती जी ने साहित्यिक कार्यक्रम में जाना बंद कर दिया था। तो लगभग एक दशक या उससे भी ज्यादा समय के बाद पहली बार भारती जी ने किसी हिंदी के साहित्यिक प्रोग्राम में शामिल होना स्वीकार किया था और गीतांजलि श्री को वो सम्मान हमने दिया था। जी। उसकी पुस्तक थी कहानियों की अनुगूंज। जी। तो ये था कि 40 वर्ष से कम की आयु में इंदु चली गई थी, तो हमने ये सम्मान 40 वर्ष से कम आयु के कथाकारों के लिए शुरू किया। जी, फिर इसमें कोई व्यतिक्रम तो नहीं हुआ? तो 5 कार्यक्रम तो भारत में हुए जी। और वो एयर इंडिया के कारपेटेड एयर कंडीशन ऑडिटोरियम में हुआ करते थे, क्योंकि हम एयर इंडिया में नौकरी करते थे, उसका थोड़ा लाभ मिला। जी। तो ये लोग कहते थे कि भाई तेजेंद्र जो है हिंदी को झोले से निकाल के एयर कंडीशन ऑडिटोरियम तक तो ले गया। जी। तो ये था, उन दिनों इंदु शर्मा मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना की थी जी। जिसके ट्रस्टीज में विश्वनाथ सचदेव जी, जो कि नवभारत टाइम्स के संपादक थे, जी, आजकल नवनीत के हैं, और भाई राहुल देव जो आजकल दिल्ली में है, गुड़गांव में, और फिल्म कलाकार नवीन निश्चल। वो मेरे सगे बड़े भाइयों से बढ़कर थे, उनका मेरे साथ बहुत प्यार था, पूरे परिवार का, उनकी माता जी का भी और उनके पूरे फैमिली का। तो ये लोग ट्रस्टी बने। मतलब जब इंदु बहुत बीमार थी तो 2 लोग रोज उसके साथ पास आके बैठते थे, एक नवीन निश्चल और एक जगदम्बा प्रसाद दीक्षित। ये घंटों उसके साथ बैठ के बातें किया करते थे। जी जी। तो उस ट्रस्ट के माध्यम से ये कार्यक्रम वहां हुआ करता था। और ये बात है कि हमारे जो 5 कार्यक्रम हुए उसमें जो लोग शामिल हुए उनके नामों की सूची भी बड़ी महत्वपूर्ण है। अच्छा। क्योंकि वहां चीफ गेस्ट और अध्यक्ष जो थे उनके नाम हैं जैसे कमलेश्वर जी, जैसे राजेंद्र यादव, दूधनाथ सिंह, ज्ञान रंजन और कन्हैयालाल नंदन और गोविंद मिश्र, कामतानाथ जी, और जो ऑडियंस में लोग बैठते थे, जितेंद्र भाटिया, सुधा अरोड़ा, सूर्यबाला, मतलब इस तरह से थे। जी जी। तो पहले प्रोग्राम में लोग पूछा करते थे वहां जाओगे, और तीसरे प्रोग्राम तक ये हो गया वहां तो मिलेंगे ही। वहां तो मिलेंगे। हाँ, क्या बात। तो ये यात्रा थी जो हो गई थी। आप यकीन मानेंगे कि हमारे प्रोग्राम में ऑडियंस में गुलजार बैठे थे। जी जी। और लोग कह रहे थे कि अरे गुलजार आए, उन्हें मंच पे बिठाओ। हमारा कहना था जब गुलजार का मंच में कोई काम नहीं है तो किस लिए बिठाएं। जब हमने पहले तय कर रखा है एक प्रोग्राम, अब अचानक गुलजार आ गए हैं, तो हम उनको सम्मान पूर्वक आगे वाली रो में भारती जी के साथ बैठा रहे हैं। अब वो भारती जी के साथ, अच्छा भारती जी भी ऑडियंस में है,
हाँ, बहुत क्या सही बात है, क्योंकि आज उनका मंच पर काम नहीं है वहां पर। तो वो बैठेंगे नहीं वहां पे। तो हम्म, ये एक नई परंपरा शुरू हुई थी कि आप जितने भी बड़े हैं, आप कार्यक्रम का हिस्सा हैं। आप बिल्कुल सही। वहां इसलिए नहीं आ रहे कि आपको मंच पे बैठने को मिलेगा। दिल्ली में भी ऐसा होता है, कई कई बार अच्छे कार्यक्रमों में कुंवर नारायण जी आए हैं और जी, दर्शकों में ही बैठे हैं, चूंकि उनका। मेरे कहानी पाठ में बैठे हैं, जी ऑडियंस में। बिल्कुल। हाँ कुंवर नारायण बाकायदा आईआईसी में। हाँ बिल्कुल। तो चित्रा मुदगल बैठी हैं साथ में उनके, जी हाँ सब लोग थे मतलब, प्रदगुप्त बिल्कुल, जी। इतने गणमान्य लोगों को मंच नहीं दे सकते, और अचानक आया हुआ व्यक्ति हमारा मतलब वो अतिथि तो है, लेकिन उसे जहां बैठना चाहिए वहीं पर उसकी शोभा तो है। जब हम ठीक। लंदन आए ना, तो एक तो हमने ये आयु सीमा जो थी ये हटा दी। शिथिल की जी। वो इसलिए कि लंदन में ऑडियंस को इकट्ठा करने के लिए आपको उनको कुछ कोई ऐसा नाम चाहिए था जिससे लोग आए, आए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। है ना। एक तो ये बात थी। दूसरा, हमने कहानी के साथ उपन्यास को जोड़ दिया, जी जी। और अपनी संस्था को ज्यादा वृहत करने के लिए, विस्तार देने के लिए, हम्म, हमने इंदु शर्मा मेमोरियल ट्रस्ट का नामकरण किया कथा यूके। जी क्योंकि हम कथा जी। साहित्य से जुड़े हैं और यूके में है। जी तो कथा यूके का पहला जो सम्मान समारोह था वो सन 2000 में लंदन में हुआ, जी। और वो चित्रा मुदगल जी को उनके उपन्यास आमा पे दिया गया। आमा पर दिया गया जी। तो यहाँ पे भी उन दिनों वो अच्छा माहौल बन गया। लेकिन मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताऊंगा हम्म कि 1999 तक हम्म ब्रिटेन में हम्म। किसी भी वर्तमान लेखक का अपना कहानी संग्रह नहीं छपा था जी जी, और आपके तीन तीन कहानी संग्रह छपे हुए थे। है। तो मुझे ये लगा कि कविता तो सब लिख रहे हैं, लेकिन मुझे कहानी का माहौल बनाना पड़ेगा। जी। तो हमने फिर यहाँ कथा गोष्ठियां शुरू की। तो जबकि कहानियां लिखने वाले पहले से थे वहां, कहानियां लिखने मतलब वाले थे, अचला मगर शर्मा जी थी। अचला शर्मा ने यहाँ आके कम लिखा। कम लिखा, वो अच्छा। भारत में कहानीकार थी, जी, यहाँ आके बीबीसी ने उनको इतना व्यस्त कर ब्रॉडकास्टर दिया। बना दिया। जी। उन्होंने 5-6 बहुत अच्छी कहानियां लिखी हैं, लेकिन लेकिन दिव्या माथुर वगैरह। हाँ, दिव्या माथुर कहानी लिखती थी, लेकिन अभी उनका भी कहानी संग्रह नहीं छपा था हाँ, उस समय उस समय। 95। जी तो 99 में यहाँ उषा राजे सक्सेना थी, उषा वर्मा थी, जी जी। पद्मेश थे। इन हम्म सब लोगों की मौजूदगी थी, हम्म। मगर कहानी की मौजूदगी नहीं थी। नहीं थी। तो जो पहला कहानी संग्रह छपा, वो उषा राजे सक्सेना ने एडिट किया, मिट्टी की सुगंध। जी। उसमें ब्रिटेन के कहानीकारों की कुछ कहानियां इकट्ठी की गई। हम्म, तो क्योंकि मैं आ गया था, तो उन्होंने मेरी भी एक कहानी उसमें रखी। जी तो वो कहानी संग्रह ब्रिटेन के कहानीकारों का पहला प्रमाणिक कहानी संग्रह है। उसके लिए उन्होंने कई लोगों से कहानियां लिखवा भी ली, अच्छा। जिन्होंने दोबारा दूसरी कहानी नहीं लिखी, हाँ, केवल उस उन्होंने उनके संग्रह के कहने लिए पर। एक कहानी लिखी। ये है। तो उस मामले में वो संग्रह एक इंपॉर्टेंट संग्रह था। मगर 2000 के बाद जो साहित्यिक विस्फोट हुआ है इंग्लैंड में, वो बहुत जबरदस्त हुआ। और हम बिल्कुल सही कहानी कह रहे गोष्ठी करते थे, गोष्ठी में लोग आके कहानियां पढ़ते थे, हैं। तुरंत उसके ऊपर रिएक्शन मिलता था, और अच्छा। ये तय किया हुआ था कोई दोस्तियां नहीं निभाएगा, हम्म। जो सच है वो कहा जाएगा। हाँ। तो सच कहा जाता था, उससे लोगों को अपना लेखन बेहतर करने का मौका मिला। तो फिर हमने मेरे मित्र हैं सूरज प्रकाश, वो मेरे साथ काफी एक्टिव रहे कई सालों तक। जी जी, बहुत एक्चुअली सक्रिय कथा यूके का काम भारत में वही देखते थे। जी तो जब 10 कहानियां पढ़ी गई थी, तो हमने कथा यूके में कहानी पाठों में पढ़ी गई 10 कहानियों का एक संकलन निकाला था। छपवाया। वो हमारे पास भिजवाया था। जी हाँ जी, तो वो जी करवाया था। तो आजकल हमारे दिमाग में एक चला है, अभी कल परसों ही एक पब्लिशर से बात हुई है जी। कि पुरवाई में हर महीने कहानियां छपती हैं। तो एक कहानी जनवरी से, एक फरवरी से, एक मार्च से, एक अप्रैल से, इस तरह 12 कहानियां लेके जी 2019 की, 2018 की, 2020 की, हम हर साल एक
संग्रह छपवाए, जिससे कि जो पुरवाई में लिखा जा रहा है वो पाठकों तक पहुंचे कि भाई ये आपकी पत्रिका है, इसमें आपको छपना है और फिर आप बाकायदा संकलन में भी आएंगे। तो ये एक्चुअली आपको सच्ची बात बताएं, विदेश में रह के हिंदी अगर मतलब भारत में रह के हिंदी दीवानापन है, हिंदी में काम करना, तो ब्रिटेन में रह के या यूरोप में रह के तो पागलपन है। जब तक आप पागल नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा, जब तक ये भावना ना। आप जब तक पागलपन की हद तक हिंदी से जुड़े हुए नहीं हैं तो आप क्या, देखिए यहाँ पे आलू प्याज तो आप अंग्रेजी में खरीदते हैं, तो आप लिखेंगे हिंदी में क्यों, अंग्रेजी में? तो हिंदी में लिखना जो है आपको सच में अच्छा। दूसरी बात ये है कि अब देखते हैं कि चेतन भगत इंटरनेशनल स्टार बन जाता है अंग्रेजी में लिख के, और हम ऐसे लेखन से परिचित हैं विदेशों में जो हजारों दर्जे बेहतर है उस लेखन से, बहुत बेहतर, मगर उस लेखन को वो बात नहीं होती, मिलती नहीं है। और भारत की समस्या ये है कि वहां आज भी हिंदी को क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। हिंदी मुख्य धारा की भाषा नहीं है। जो अंग्रेजी साहित्य है, जो अंग्रेजी अखबारें हैं, वो तो मेन स्ट्रीम की न्यूज़पेपर हैं, बाकी सब वर्नैकुलर है। वर्नैकुलर में हिंदी भी आती है। तो जिस मुल्क में अपनी भाषा वर्नैकुलर है और अंग्रेजी मेन स्ट्रीम है, तो वहां पे अगर हिंदी साहित्य में कोई लिख रहा है तो परेशानी वाली बात है, कैसे लिख रहा है, कैसे पत्रिकाएं छाप रहा है। लेकिन इंग्लैंड में और अमेरिका में लिख रहा है तो सचमुच पागल है। तो उन पागलों का सरदार हूं, तो मुझे इसमें काफी खुशी है। चलिए तेजेंद्र जी, इस पर आपने आगे बातचीत की है कि कैसे वहां का जो वातावरण है या आपकी नौकरियों ने आपको कैसे अनुभव सिद्ध किया, या कैसे आप स्वांतः सुखाए जैसे सोच के विपरीत सोचते हैं आप। लेकिन चूंकि ये कार्यक्रम ऐसा है कि लोगों को ये सुगंध मिल गई है, कोकिला की कुहुक में किसने पुकारा है, जानता हूं यह बुलाने का इशारा है। तो क्या बात है, वाह। तो लोग यहाँ पर बड़े काव्य प्रेमी लोग हैं, काव्य रसिक लोग हैं, और जब लंदन से ये आवाज आ रही हो, इतनी मधुर आवाज, और जबकि आपने अपने गाने का बखान भी किया है शुरुआत में, तो गजल के कुछ अशार हो जाए, उसके बाद फिर इस बातचीत को जारी रखते हैं। क्यों शैलजा जी? बिल्कुल 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 सर। तो अपनी एक गजल पेश करता हूँ जो मैंने बहुत साल पहले लिखी थी, जब शुरू में गजलें लिखनी शुरू की थी। गजल शाश्वत होती है, वो किसी साल से क्या रिश्ता है। तुम रूठ कर के मेरे जब यार चले आए, तुम रूठ कर के मेरे जब यार चले आए, नफरत का अपनी करके इजहार चले आए, तुम रूठ कर के मेरे। हैरान रह गया मैं, कुछ बात तो नहीं थी, हैरान रह गया मैं, कुछ बात तो नहीं थी। तूफान बपा करके, तूफान बपा करके बेकार चले आए, तूफान बपा करके बेकार चले आए, तुम रूठ करके मेरे। अगला शेर है, हम फिर भी दुआ गो हैं, यार अब यूं करम कीजो, हम फिर भी दुआ गो हैं,
यार अब यूं करम कीजो के यार मेरा देने, के यार मेरा देने दीदार चले आए, के यार मेरा देने दीदार चले आए, तुम रूठ करके मेरे। आखिरी शेर है। या आंखों की तृष्णगी का ही कुछ इलाज होगा, क्या बात है, आंखों की तृष्णगी का, आंखों की तृष्णगी का ही कुछ इलाज होगा, बेशक वो मुझसे करने, बेशक वो मुझसे करने तकरार चले आए, बेशक वो मुझसे करने तकरार चले आए, तुम रूठ करके मेरे जब यार चले आए, नफरत का अपनी करके इजहार चले आए, तुम रूठ कर के मेरे। भाई क्या आवाज है तुमिंदर जी, लगता है कि जैसे हम गजलों की महफिल में हैं। और ऐसे ही लोगों की महफिल के बारे में कहते हैं कि क्या कहते हैं कि नाता तो बड़ा नुकसान होता, तेरी महफिल में आकर सोचता हूं, नाता तो बड़ा नुकसान होता। जो लोग नहीं है इस महफिल में, वो आपकी गजलें जो बीच बीच में होती रहेंगी उसका नुकसान उठाते रहेंगे। बहुत अच्छी बात कही है। चल, लेकिन ये चीज मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे यहाँ तुलसी जैसे बड़े कवि ने कहा कि स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबद्ध घनति मंजुल मात नोती। स्वांता सुखाए में उनका परात माने पद, जो पूरा संसार है उसका अनुभव बोध भी शामिल है। केवल तुलसी का रामचरितमानस उनका अपना स्वांता सुखाए नहीं है, यद्यपि उन्होंने ये कहा कि ये मेरा स्वांता सुखाए। तो इस लिहाज से स्वांता सुखाए के विपरीत जो आपका चिंतन है वो क्या है? बात यह है भाई, मैं जो सोचता हूं जीवन को लेके, मेरे जो अनुभव है वो अगर मैं केवल अपने सुख के लिए कागज पे डालता हूं तो बहुत स्वार्थी हूं, क्योंकि मेरे तो वो अनुभव हैं, मैं तो उनको जी चुका हूं, तो मैं कागज पे लिख क्यों रहा? मैं क्यों चाहता हूं कि जो मैंने अनुभव किया है वो मैं कागज पे उतारूं और फिर उसके बाद आज के माहौल में जुगाड़ लगा लगा के कहीं प्रकाशित करवाऊं और फिर कहूं कि साहब मैं तो स्वांता सुखाए लिख रहा हूं, और फिर मित्रों को किताब दूं कि यार देखो कैसी है, अच्छा इस पे एक टिप्पणी कर देना। तो मुझे लगता है कि स्वांता सुखाए कोई नहीं लिखता, लिखते हैं चित्त से, प्रकाशन कराते हैं वित्त से, है ना? तो ये कह रहा हूं कि देखिए जो लेखन का सुख है जी वो तो है, जो भी लेखक लिखता है उसे सृजन का सुख तो मिलता है, जी जी जी, वो तो तय है। लेकिन एक भी लेखक मुझे ऐसा नहीं मिला, मेरे फादर ऐसे थे, मेरे पिता इस मामले में थे कि उन्होंने कभी कोशिश नहीं की छपने की। वो कहते थे ठीक है यार मैं लिखता हूं, मुझे अच्छा लगता है मैं लिखता हूं। लेकिन ये भी सच है कि अगर उस समय कोई उनको छाप देता, जी जी, दुर्घटना बस लेखक हो जाते है ना? तो ये बात है कि जब मैंने लिखा तो मैंने अपने मन में ये तय कर लिया कि मेरा लिखा हुआ एक भी शब्द ऐसा नहीं होगा जो प्रकाशित ना हो। मैं हर वो चीज लिखूंगा जिससे अगर मेरे लिखने से दुनिया को थोड़ा सा भी फर्क पड़ता हो, तो पड़े, अगर मेरे अनुभवों से दुनिया को थोड़ा भी कुछ। अच्छा दूसरी बात यह है
कि अब जैसे मेरी कहानी है कब्र का मुनाफा, हाँ, मेरे इसकी उसमें कुछ चर्चा है, कब्र का अनुभव मुनाफा, है एक कीमत। ना। अब उसमें ये तो मेरे बड़ी कुछ है। अनुभव है जी जी कि भाई जी कैसे इंसान मरने के बाद जी। अपने जैसे लोगों के बीच जीना चाहता है। हम्म वो चाहता है कि जब मैं मर जाऊं तो हम्म। मेरे आसपास जो लोग दफन हों हाँ, वहीं पे वो उसी स्टेटस के हों। मतलब अपनी मुझे कोई, कॉलोनी में ही रहे। है ना, एक मतलब मरने के बाद भी एक कैपिटलिस्टिक एटीट्यूड है, जी जी, बोर्जुआ बिल्कुल। एटीट्यूड है। तो हम्म। वो एक कब्रिस्तान में भी एक प्लॉट खरीदते हैं मिलके। जी। सपोज 10 लोगों ने मिलके 10 कब्रें ले ली, हम्म तो उस 10 में उसी स्टेटस के लोग आके वहां रहेंगे। जी, बिल्कुल। पड़ोस वहां भी था, पड़ोस यहाँ भी अच्छा, है। फिर हम्म। कि जी लाश का मेकअप, ये पूरी हाँ, इंडस्ट्री है ये तो आपने गजब उसमें उस कहानी में जो है कि ना। लाश का मेकअप, बिल्कुल, जिससे कि वो सुंदर जाते समय उनकी सुंदर छवि अंकित हो जाए दिमाग में। क्योंकि क्या कहानी, गजब। अंतिम छवि जो है, हम्म अच्छा फिर उसमें ये है कि हम्म। एक सिल्वर मेकअप है, एक और इसके गोल्ड विज्ञापन मेकअप भी है, बाकायदे आ रहे एक हैं, प्लेटिनम विज्ञापन। मेकअप है। हाँ। अच्छा फिर ये कि आप जिंदगी भर सोचते थे कि आप अरमानी का सूट पहने, तो तो वही आपकी पहन लाश लिया। को अरमानी का सूट पहना देंगे, तो ये आपकी अरमान वो भी पूरा इच्छा हो गया। आपकी पूरी हो गई। हम्म आप एक खास किस्म का परफ्यूम लगाना चाहते थे जो आप नहीं अफोर्ड कर पाते थे, तो वो वो लगा लगा दिया। दिया जाएगा, हम्म। उसके पैसे अलग होंगे। तो वाह। मौत किस तरह से हम्म। बाजारवाद का हिस्सा बन चुकी है। और और इससे भी मुनाफा हासिल किया जा सकता है। हासिल किया जा सकता है कि आपने कब्र खरीदी और हम्म। इन्फ्लेशन हो गया तो प्लॉट महंगा हो गया, तो आपने अपनी कब्र बेच दी, और ठीक है मैं शानदार फिर ले बात। लूंगा। बिल्कुल सही तो बात है। अब अभी भी तो अभी मरने में समय है अभी। क्या जल्दी है। तो ये हाँ देखिए, अगर ये सब मैंने अनुभव किया हाँ। और मैं उसे अपने तक रखता, हम्म। आप तक ना पहुंचाता, बिल्कुल सही स्वांता बात। सुखाए लिख लेता, खुश था, हाँ ऐसा हाँ। होता जी नहीं। जी, उसको देख कर और चित्त में बसा लेते। बहुत जरूरी बहुत। है कि जी। हर लेखक जो महसूस करे उसका समाज के प्रति ये उत्तरदायित्व है। देखिए भारत पीछे क्यों रह गया, आप कभी जी। ध्यान से सोचिएगा। हम्म। भारत के जो ऋषि मुनि थे उनके हम्म। पास ट्रिमेंडस नॉलेज थी। जी। अगर आप ध्यान से पढ़ें भारत के दर्शन को, हम्म। मैं अपनी विद्या सुपात्र को दूंगा, हाँ, कुपात्र को बिल्कुल। नहीं दूंगा। सब अपनी विद्या साथ लेके मर गए, हम्म। सुपात्र नहीं मिला। अरसिकेशु जी काव्य निवेदना मालिक मालिक, ये शास्त्र का आदेश है। देखिए आप, अगर हमारे यहाँ भी कॉपीराइट का सिस्टम होता, हम्म। अगर हमारे यहाँ भी एक आदमी अपनी इन्वेंशन को कॉपीराइट कर सकता, तो भारत की इन्वेंशंस जो उस जमाने की थी हम्म। वो आज के मॉडर्न जमाने में दिखाई देती, वो सारी खत्म हो गई क्योंकि हमारे ऋषि मुनि सुपात्र ढूंढते रहे। जी। अच्छा तेजिंदर जी, ये कहानी आप वहीं रह के लिख सकते थे। भारत के माहौल में अभी कब्र से मुनाफा कमाने का समय नहीं आया, क्योंकि राम नाम सत्य परमार्थ का यहाँ ज्यादा। हालांकि यहाँ पर भी अंतिम संस्कार के बड़े मुनाफाखोर लोग हैं, यानी मरना यहाँ पर भी उतना आसान बिल्कुल है, नहीं रहा। बाकायदा है। जी। अब जैसे देखिए, मैंने अपना अंतिम संस्कार ऑलरेडी बुक हम्म। कर रखा है। जी जी जी। एक वो है इंश्योरेंस एजेंसी है, हम्म मैंने उनको पैसे दे रखे हैं कि जब मेरी मृत्यु हो हम्म। तो आपको एक ओ, टेलीफोन आएगा जी। कहीं से भी, चाहे मेरा बेटा करे, बेटी करे, मित्र करे, कोई करे। मैं अकेला रहता हूं जी तो कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए। जी जी। तो मैंने अपने कंप्यूटर के साथ वो अपना बरियल सर्टिफिकेट जो है लगा के रखा हुआ है कि जी। जो भी मेरे कमरे में घुसेगा मेरे हम्म। लैपटॉप के साथ वो बरियल सर्टिफिकेट है, आप जी। वहां से फोन कर दीजिए। तो हम्म। वो लोग आएंगे, वो आके मेरी बॉडी को ले जाएंगे, वो उसको साफ वाफ करके मेरा बरियल पूरा कर देंगे। मेरे जी। बच्चों को 1 रुपया नहीं देना। क्या बात, बहुत अच्छा। अब देखिए, मुझे कुछ हो जाए, हम्म। मेरी बेटी भारत से किराया खर्च के लंदन आए जी जी। और यहाँ आके, आपको एक सच्ची बात बताऊं, हम्म ब्रिटेन में या यूरोप में सबसे बड़ी लग्जरी पता है क्या है? हम्म। अय्याशी, वो है मरना। ओहो, हाँ, क्योंकि ये आपने मरने बताया। पे 5,000 पाउंड खर्च होते हैं। जी जी जी।
तो अगर आपके मरने पे 5 लाख रुपया खर्च होना है, तो जो बच्ची इंडिया से खर्चा करके आई है वो पहले तो रो रही है कि बाप मर गया, हाँ, दूसरे और फिर रोएगी मेरे 5 लाख रुपए चले गए। जी जी जी, ठीक है। तो जिस परिवेश में आप रहते हैं, क्या बात, वो परिवेश आपको बहुत कुछ सिखाता है। तो मुझे ये है कि बाद में भी तो ये पैसा उन्हीं के काम आना है, तो कम से कम ये इंतजाम कर दिया जाए कि भाई जब मुझे कुछ होगा, बस जो आंसू आपके निकले वो प्यार के निकले, और कुछ नहीं। क्या बात है, जाने वाला। चलिए, मुझे लगा शैलजा जी के पास कुछ सवाल आपके लिए हैं। जी जी, शैलजा जी, अब तेजिंदर जी को फिर किसी सवाल से बिल्कुल बात सवाल तो है, लेकिन तेजन जी की बातें सुन के तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब मैं आपसे निवेदन करती हूँ शर्मा जी कि आप हम भारत आ जाइए, और ये सारी जो आपने परिस्थितियां बताई, और ये सही जगह है अपनी भारत। यहाँ नहीं, लेकिन आंखों में आंसू भी अभी वो मिलेंगे, समय नहीं प्रेम भी आया है। मिलेगा। जो समय आने के अभी तो मुझे आपने वैक्सीन लग गई है। अच्छा, हाँ, वो तो अभी बिल्कुल, लगा है। हाँ, वो मैंने देखा लेकिन ललित ये भाई है कि आप भारत में ही आ जाइए, और बेटी भी भारत में है तो आप भारत में ही आके रहिए, क्योंकि इस तरह मुझे सुन के मैं बहुत ही विह्वल हो गई हूँ। और आपने बहुत सारी मुहिम चलाई जो फिल्मी गीतों के लिए, उनको साहित्य में स्थापित करने के लिए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि क्या है शैलजा, ये विषय मेरे दिल के बहुत करीब है। जी, दरअसल मेरी पीढ़ी के तमाम लोग, ओम जी समेत, हम सब दरअसल फिल्मी गाने सुन सुन के बड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हमारे जमाने में एक बिनाका गीत माला होती थी, तो अद्भुत। बुधवार को चाहे रिसेप्शन कितना भी खराब हो, चू चू करके कान के साथ लगा के सुनना जरूर है कि अमीन सयानी क्या कह रहा है, और इस हफ्ते का जो पहली पादान का गीत है वो कौन सा है, पहली मैं पादान। जानना है। इस तरह हम फिर हमारे सामने विविध भारती का व्यापार विभाग खुला, तो उसमें रेडियो सिलोन जो श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन था, उसकी नकल पे विज्ञापन शुरू हुए, और उसकी नकल पे सुबह 9 से 9:30 कुछ प्रोग्राम आया करता था, जिसमें इन्होंने भी शुरू किया कि कौन सा गीत सबसे नंबर 1 है, नंबर 2 है। तो हम उन गीतों को सुन के हमने देखा अपने सामने कि जो फोक म्यूजिक था, जो फोक गीत थे, लोकगीत, बड़े शहरों में फिल्मी गीतों ने उनको पदच्युत कर दिया, और हम सब उन फोक गीतों को बिल्कुल भूल गए। और अब जब क्या होता था कि अगर किसी की डोली जा रही है तो छोड़ बाबुल का घर तो है पी के नगर आज जाना पड़ा, बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले, ये अगर होली आई है तो होली आई रे कन्हाई रंग बरसे सुना दे जरा बांसुरी, आज ना छोड़ेंगे बस हम जोली खेलेंगे हम होली, ये गाने सुनने को मिल रहे हैं। तो जैसे जैसे फिल्मी गीत हमारे दिमाग पे, दिल पे असर हुए, फिर हमारे बहुत से मुहावरे इन फिल्मी गीतों से बनने शुरू हुए। दोस्त दोस्त ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, सारे भेद खुल गए, राजदार ना रहा, मतलब इस तरह की बातें हम आपस की बातचीत का हिस्सा बन गई। तो मैंने इन गीतों के बारे में ध्यान से सोचना शुरू किया। मुझे ये लगा कि मैं जो तथाकथित हिंदी साहित्य पढ़ता हूँ, मुझे जो वर्तमान पीढ़ी के कवि हैं, जो अतुकांत कविता लिखते हैं, मुझे लगा कि अगर ये साहित्य है तो जो सिनेमा में लिखा जा रहा है वो तो मेरे दिल को छूता है, और जो यहाँ लिखा जा रहा है ये मेरे दिमाग को भी नहीं छूता। तो अब आप सोचिए, सिनेमा में एक गीतकार अपने सिनेमा के गीत के जरिए आपको गीतकार की परिभाषा देता है और कहता है काम नए नित गीत बनाना, गीत बना के जहां को सुनाना, और कोई ना मिले तो अकेले में गाना, है ना।
जी फिर वो जी आपको जी अच्छे गीत की परिभाषा देता है कि है सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं। क्या बात, बिल्कुल। जब हद से गुजर जाती है खुशी, आंसू भी निकलते आते हैं। फिर वो आपको जीवन की परिभाषा देता है कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। जी अब आप सोचिए कि सिनेमा के जरिए ये गीत हमें पूरे जीवन की परिभाषा दे रहे हैं, बिल्कुल, है ना। आपको सिनेमा का गीत कहता है कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं है, सारा जहां हमारा। अब ये हालत जी है ना, सड़कों पे जब हम जी देखते हैं, जब साहिर बताते हैं तो सच में लगता है कि ये हालत है। जी जब साहिर कहता है कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, जी एक इतनी सी वाक्य में, इतने से एक पंक्ति में जिंदगी की जी कितनी बड़ी फिलॉसफी कह देता है। क्या बात। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देके छोड़ना अच्छा। छोड़ना। जी और फिर प्यार, जो रोमांस है, आप ये देखिए शब्दों का इस्तेमाल। साहिर कहते हैं एक यूं ही सी नजर दिल को जो छू लेती है, जी कितने अरमान जगाती है तुम्हें क्या मालूम। क्या अब बात, ये यूं ही सी नजर क्या होती है, वाह वाह। है ना। इसी यूं ही इसी नजर को जब शैलेंद्र कहते हैं मेरे सपनों में आना रे सजना, वो बात पिया मेरे कानों में फिर से कह जाना रे। अब ये वो बात क्या होती है, वो क्या होती है यार, वो बात किया मेरे कानों से फिर से। अच्छा, वो कहते हैं कि चोरी चोरी आके पिया बैठना सिराने, सपने में बात ना करूंगी सजन नींद के बहाने, मुझे छेड़ के जगाना रे सजना। अब देखिए कितनी नजाकत है, पूरी प्रविधि है इसकी, ये जगाना भी छेड़ के है। हाँ। तो मेरा कहना ये है कि ये जो 50 से 70 का जो दशक है, जी इस दशक में जो फिल्मी गीत लिखे गए, जिसमें शैलेंद्र, साहिर, शकील, कैफी आजमी, मजरू सुल्तानपुरी और पंडित प्रदीप, राजेंद्र कृष्ण, घर से चले थे हम तो खुशी की तलाश में, गम राह में खड़े थे वही साथ होली। देखिए कितना बड़ा फलसफा है कि इंसान क्या चाहता है और क्या मिलता है। तो मेरा कहना ये था कि इन गीतों को सही ढंग से समझा जाए, ये गीत बाकायदा हमारे करिकुलम का हिस्सा बने। अब देखिए आपको कितनी बड़ी फिलॉसफी बताता है शैलेंद्र, जब गम का अंधेरा घिराए समझो कि सवेरा दूर नहीं। कितनी पॉजिटिविटी है। आने वाली दुनिया में सबके सर पे ताज होगा, ना भूखों की भीड़ होगी ना दुखों का राज होगा, बदलेगा जमाना ये सितारों पे लिखा है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, भीख में जो मोती मिले वो भी हम न लेंगे, जिंदगी के आंसुओं की माला पहनेंगे। और गरीबी का चित्रण 4 पंक्तियों में कैसे करता है कि चूल्हा है ठंडा पड़ा मगर पेट में आग है। जी देखिए क्या क्या विडंबना है कि चूल्हा है ठंडा पड़ा मगर पेट में आग है, गर्मा गर्म रोटियां कितना हंसी ख्वाब है। गरीब आदमी का जो ख्वाब है, और सूरज जरा तू आ पासा आज सपनों की रोटी पकाएंगे हम, ए आसमां तू बड़ा मेहरबा आज तुझको भी दावत खिलाएंगे हम। और दावत क्या है, गरीब आदमी की दावत, आलू टमाटर का साग इमली की चटनी बने, रोटी करारी सिके और घी उस पे असली लगे, ये दावत है, ये दावत। और देखिए ये गाना जिस एक्टर पर फिल्माया गया है, आप अंदाज ही नहीं लगा सकते कि उस पे होगा। ये गाना शम्मी कपूर पर पिक्चराइज किया गया है। बताइए कि चूल्हा है ठंडा पड़ा मगर पेट में आग है। ये सवाल ये लोग अपने जो जिंदगी से जुड़े हुए सवाल हैं, ये लोग सिनेमा के जरिए उठाते रहे। बिल्कुल सही। हुआ क्या है कि हमारे जो मठाधीश थे, जो हमारे आलोचकों के सरदार थे, उन्होंने तय कर लिया कि भाई सिनेमा दोयम दर्जे का काम है,
क्योंकि उनको नहीं आता था। जी जी है ना। अब देखिए नीरज जी ने क्या कुछ लिख डाला। जो गाना हम कहते हैं अतुकांत कविता, ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी, बाएं ही नहीं दाएं भी, हाँ सीख है ये पूरी। तेरा घर नहीं गली नहीं दुनिया। अरे देखिए क्या किस तरह का गीत लिख दिया उन्होंने। पूरे फिल्मी लेखन को हिला के रख दिया। क्या जो बात, बहुत स्थाई सही। यंत्रा स्थाई यंत्रा स्थाई यंत्रा होता था, इस गीत में ऐसा जी कुछ भी नहीं। वो स्ट्रक्चर बदल दिया पूरा गीत का। जी पूरे का पूरा जी स्ट्रक्चर बदल दिया। तो हम सिनेमा को उसका ड्यू दें। देखिए अगर मुझे एक काम नहीं आता इसका मतलब ये नहीं कि वो दोयम दर्जे का है। जी वो एक अलग काम है। स्क्रीन प्ले लिखना एक अलग काम है। आप जी कितनी भी बड़ी लेखिका बन जाएं, आप मनु भंडारी बन जाएं, लेकिन मनु जी भंडारी की कहानी पे फिल्म नहीं बन सकती जब जी तक उस कहानी पे मैं स्क्रीन प्ले ना लिखूं। बिल्कुल। जी और स्क्रीन प्ले उसे ही लिखना आता है जिसे आता है, जिसे वो आता उसका था। काम है। हाँ तो आप उसके काम को छोटा मत कहिए। ठीक कह रहे हैं। जी है ना। तो ये इसलिए मेरा कहना ये है कि सिनेमा हम लोगों की जिंदगी से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है। सही। जी जी और हमें ये समझ लेना चाहिए कि अगर 4 कवि हम जानते हैं, जी प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन जी पंत, क्या जी इनके पीरियड में ये 4 ही लोग लिखते थे? 50,000 और भी लिखते थे ना। जी बिल्कुल लिखते थे। जो जी घटिया भी लिखते थे, एवरेज भी लिखते थे, अच्छा भी लिखते थे, बहुत अच्छा भी लिखते थे। हमारी जी समस्या जी पता क्या है? हम हिंदी सिनेमा के सबसे घटिया गीतों की तुलना हिंदी की जी सबसे अच्छी कविता से करते हैं और जी फिर कहते जी हैं देखिए कविता कितनी अच्छी है और गाने कितने खराब है। भाई अच्छे की तुलना अच्छे से लेकिन करिए लेकिन इन्होंने और पंत खराब को की तुलना दूसरे खराब से पत्ते में करिए। फेंक दिया। लेकिन जी हिंदी की वीर तथाकथित कविता मानी जाने वाली इकाइयों ने पंत को भी नेपथ्य में फेंक दिया। देखिए आप जी नरेश मेहता को नेपथ्य में डाल दिया। और उस कविता की दुनिया में भी काफी कुछ है जो बहुत स्फीत कारोबार से उपजी है। जीवन है वहां, लेकिन जीवन में धंसने के लिए वहां भी आपको बहुत अंबार से गुजरना पड़ेगा, तब कहीं वहां पर मोती मिलेगा। वही हम कह रहे हैं कि जी अगर आपको साहित्य में अच्छा खोजने के लिए गोते लगाने पड़ते हैं बहुत लगाने पड़ेंगे। तो इसलिए अगर सिनेमा में भी 20% लेखन अच्छा है तो बहुत बिल्कुल। अच्छा है, क्या बुरा है? तो इसलिए मेरा कहना यह है कि सिनेमा का स्कूल से ही एक पेपर बने जो कॉलेज में भी हो, यूनिवर्सिटी में भी हो और उस पे शोध भी हो। तो आप चाहते हैं सिनेमाई गीत भी साहित्य में पढ़ाए जाएं, क्योंकि वो बाकायदा उसकी व्यावसायिक धारा है। बिल्कुल। जैसे व्यावसायिक हिंदी है, जैसे कारोबारी कामकाजी हिंदी है, वैसे वो व्यावसायिक हिंदी का भी एक प्रारूप है। और मैं तो ये कह रहा हूँ साहब, सीधी सीधी बात यह है कि जिंदगी से जुड़े हुए हैं ना गीत, कोई जीवन जी से जी। बाहर के तो है नहीं। लेकिन अभी अगर तो वो कहता है कि शकील कहता है कि संसार में तेरे लूट मची और जान के पड़ गए लाले, अब जी रोक जन्म की चक्कीरे संसार चलाने वाले, तो ये आपकी परिवार नियोजन की पूरी थ्योरी है ना। जी अब जी रोक जन्म की चक्कीरे संसार चलाने वाले। जी। अगर शैलेंद्र पूछता है कि मैं रिक्शा वाला, रात दिन एक सवाल, रोटियां कम है क्यों, क्यों है अकाल, इस दुनिया में कमी है, ये चोरी किसने की है, कहां है सारा माल। तो ये कहां से साहित्य नहीं है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो है। लेकिन अभी आप ये देखें तेजस्वी भाई कि अभी तो पाठ्यक्रम में गीतों को ही जगह नहीं मिली है। छायावाद के बाद छायावादोत्तर कवियों में या नई कविता के कवियों ने भी जो अच्छे गीत लिखे, जिनको अज्ञे ने तो स्वीकार किया, लेकिन अज्ञेयवादियों ने स्वीकार नहीं किया। साहब देखिए, तो क्योंकि मुझे एक काम नहीं आता, जी मुझे लिखना नहीं आता गीत, इसलिए गीत बेकार है। मुझे छंद लिखना नहीं आता। आप बताइए कितने कवि हैं आज के जिनको छंद और बहर का ज्ञान है? मुश्किल है, वो कह पाना मुश्किल है ना। है कुछ तो लोग। ये मेरा लेकिन कहना ये है कि छंद वो तोड़ सकता है जिसे छंद का ज्ञान हो। बिल्कुल सही कह रही, ये तो निराला ने किया। है ना। उन्होंने किया क्योंकि उनको ज्ञान था।
लेकिन जो चीज आपको आती नहीं आप उसको तोड़ेंगे कैसे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात की। और अब फिर एक बार, चूंकि प्रवासी लेखन की बहस भी आपसे चल रही है, तो ये जो आप इस विचार के हामी हैं कि प्रवासी लेखन जैसा लेबल प्रवासी लेखकों पर नहीं लगाना चाहिए, तो फिर भारतीय लेखन का जो स्तर है, भारतीय हिंदी लेखकों का, प्रवास में रह रहे लेखकों के स्तर से तुलना की जाएगी। और जब तुलना की जाएगी तो प्रवास का लेखन अपने दायरे के जीवनानुभवों के साथ क्या भारतीय हिंदी लेखन के समतुल्य खड़ा होता है? तजिंदर जी, ये बताएं। देखिए, बात यह है कि पहले तो हम ये समझ लें कि प्रवासी लेखन है क्या। समस्या ये है कि प्रवासी ठप्पा तो लगा दिया गया, मगर अगर किसी से कोई पूछे उस आलोचक से कि भाई आप बताइए प्रवासी साहित्य क्या है, तो मॉरिशस का लेखन प्रवासी नहीं है। तो भारतीय, क्योंकि जिन लोगों ने, नहीं, मैं प्योरली प्रवासी डेफिनेशन के तहत बात कर रहा हूं। जी। जिन लोगों ने प्रवास किया उन्होंने साहित्य नहीं रचा। जिन्होंने साहित्य रचा जी, वो प्रवासी थे नहीं। वो तो मॉरिशस में पैदा हुए, मॉरिशस उनका देश था, मॉरिशस में उनके मित्र थे, मॉरिशस में उनकी पढ़ाई हुई, मॉरिशस उनका घर था। जी। तो वो प्रवासी साहित्यकार कैसे हो गए? बिल्कुल नहीं हुए। उनके लिए भारत ज्यादा से ज्यादा एक तीर्थ स्थल हो सकता है। जी। तो जो लोग वहां जाके सेटल हुए 150 साल पहले, उनकी तीसरी और चौथी पीढ़ी, मैं अभिमन्यु अनंत को प्रवासी लेखक नहीं मानता। वो भारतीय लेखक है, वो हिंदी के लेखक है, फुल स्टॉप। जी जी। वो प्रवासी कुछ नहीं है। बिल्कुल जी। हाँ, जो वेस्टर्न यूरोप में या खाड़ी में या ऑस्ट्रेलिया में लोग जाके बसे हैं, वो प्रवासी हैं क्योंकि वो प्रवास किया है उन्होंने। मगर वो लेखक हिंदी के ही हैं, वो प्रवासी लेखक नहीं है। वो प्रवासी है जो हिंदी में लिख रहे हैं। अगर विदेश के लोग भी भारत में प्रवास करते हैं, प्रवासी लेखक नहीं कहा जाता। एक बात आपसे और पूछता हूं, चेतन भगत कैसा लेखक है? उसके लिए क्या ठप्पा है? क्या अंग्रेज उसे किसी नाम से पुकारते हैं? प्रवासी लेखक बिल्कुल नहीं। वो नहीं है ना, वो अंग्रेजी का लेखक है, मुख्य धारा का। बिल्कुल। अगर किसी को गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर अवार्ड मिलता है, जी, तो प्रवासी कह के नहीं मिलता, तो वो अंग्रेजी के मुख्य धारा की लेखक मानी जा रही है ना। जी बिल्कुल, तभी ना। तो मेरा कहना ये है कि नारायण और राजा राव को भी तो नहीं माना जाता, प्रवासी लेखक थोड़ी माना जाता है। तो हम पहले ये कह रहे हैं कि प्रवासी लेखक अंग्रेजों में ज्यादा होने चाहिए थे, क्योंकि अंग्रेजों ने पूरी दुनिया पे राज किया। बिल्कुल सही। तो उनके लेखक हर जगह से है, लेकिन उन्होंने कभी प्रवासी लेखक जैसा लेबल लगाया नहीं। तो मेरा मानना यह है कि लेखक तो लेखक है। हाँ, थोड़ा फर्क है। प्रवासी लेखन की मैं हमेशा 3 स्टेजेस बताता हूं। जब पहली स्टेज होती है कि आदमी प्रवास करता है और वो हिंदी में लिखना शुरू करता है, तो वो केवल वही लिखता है जो वो देख के आया होता है, जो उसके अनुभव होते हैं। तो वो भारत के बारे में लिखता है, लिखेगा, वही उसको याद है। दूसरी स्टेज जो उसकी होती है वो होती है जब वो अपने अपनाए हुए देश को देखना शुरू करता है। मगर यहाँ वो निर्मल वर्मा से आगे नहीं बढ़ सकता कि वो अपने अपनाए हुए देश को एक बाहरी व्यक्ति की तरह देख रहा है। लेकिन निर्मल वर्मा का जो महीन कीमियागिरी है वह भी नहीं है। नहीं, देखिए, वो उनका एक स्ट्रक्चरल ग्रेटनेस है, वो लेखकीय ग्रेटनेस है, लेकिन जो उनका एटीट्यूड है वो उस समाज का हिस्सा नहीं है। जब वो लंदन की एक शाम लिखते हैं
तो वो एक बाहरी व्यक्ति की तरह लंदन की एक शाम को देख रहे हैं। और लेखक इतने महान हैं कि वो उसकी इंट्रिकेट बनावट से उसको बड़ी रचना बना देते हैं। लेकिन जब उषा प्रेमवदा भी लिखती हैं, उषा प्रेमवदा भी लिखती हैं, उस वातावरण को बुनती हैं। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि अब थोड़ा सा फर्क बता रहा हूँ आपको। हाँ। तीसरी जो स्टेज होती है जहां पे बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। अब आपको मेरी कहानियों में कभी नहीं मिलेगा लंदन में तो ऐसा होता है, अमेरिका में तो ऐसा होता है ना। मेरा आम आदमी पुलिस इंस्पेक्टर को जाके डांट देगा। मुझे ये नहीं लिखना पड़ेगा कि ब्रिटेन में तो आम आदमी पुलिस वाले को डांट सकता है। हाँ, ये जहां मैंने ये लिखा, बार बार अपने लोकेशन के प्रति वो नहीं रहेगा। तो जब हम इस समाज को अपना बना लेते हैं, फिर इस समाज के बारे में लिखते हैं, तब हम बाकायदा यहाँ के लेखक हो जाते हैं। तब हम हिंदी साहित्य को कुछ नया देते हैं। सही कह रहे हैं आप। यहाँ की कहानी, जैसे मेरी कुछ कहानियों के मैं नाम ले सकता हूँ, और भी कुछ मित्रों की कहानियां, जैसे हमारे ज़किया ज़ुबैरी जी हैं। ज़किया जी लेखक के रूप में आपको सुन रहे हैं, और मुझे लगता है प्रवासी लेखन के विमर्श में ये चीजें जोड़ती हैं कुछ, इसलिए आप अपनी कहानियों का नाम ले सकते हैं। बिल्कुल, आप बेशक। मैंने कहा ज़किया जी हैं, उनकी कहानी है बेचारी इडियट। वो शायद प्रवासी लेखकों में एक अकेली ऐसी कहानी है जो राजनीति पे आधारित है। ज़किया जी खुद काउंसलर हैं, तो उनके लिए आसान था वो लिखना। उनकी कहानी सांकल जो है वो यहाँ की पीढ़ियों का संघर्ष दिखाती है। इसी तरह से जो हमारे बाकी के लेखक हैं, उनकी बहुत सी कहानियां हैं ऐसी जो यहाँ का जीवन वहां दिखाती हैं। तो हमारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, जैसे राजेंद्र यादव ने मेरे बारे में कहा था कि तेजेंद्र ने हिंदी साहित्य को नए विषय दिए हैं। बिल्कुल। तो ये हमारा, ये हमसे एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए। जी जी, जी। आप जो लोग हम बाहर से लिख रहे हैं, आपकी ये आशा होनी चाहिए हमसे कि हम कम से कम हिंदी साहित्य को कुछ ऐसे नए थीम, कुछ ऐसी नई सिचुएशंस, कुछ ऐसे नए चरित्र दें नया तथ्य जो इससे पहले हिंदी साहित्य में मौजूद नहीं थे। जैसे अगर आपको याद हो, मैंने एक बार कहा था कि क्योंकि मैंने किसान नहीं देखा तो मैं किसान पे कैसे लिखूं, मगर मैंने विमान तो देखा है ना। हाँ, और विमान पे लिखूंगा, मैं विमान पे लिखूंगा। एयर हॉस्टेस की कहानी लिखी है ना। मैंने 1980-82 में मैंने एयर हॉस्टेस पे कहानी लिखी, और जो काला सागर कहानी है वो विमान दुर्घटना पे आधारित है। हाउ एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू कैश ऑन द क्रैश। अब क्योंकि मैं विदेश जाता था तो मेरी एक कहानी है चरमराहट, जो बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद सऊदी अरेबिया में उसका क्या असर हुआ। देखिए, ये भी तो, जब हम पूरे ग्लोबल विलेज है तो एक घटना कहीं होती है, उसका असर बहुत अलग अलग जगह पे होता है। तो वो उस कहानी में आता है। तो ये कहानी जो देह की कीमत है, ये भी तो ये भारत में घटित नहीं होती। ये भाई क्योंकि इलीगली जो वहां पे इंट्रूडर की तरह जाके बस गए हैं वो। तो ये देखिए, जब हम ये नए विषय देते हैं हिंदी साहित्य को, तभी हमारा वजूद जो है वो जस्टिफाई होता है कि हाँ, ये लोग, जब आपने पूछा हमारी तुलना, तो भारत का कोई लेखक वो कहानियां शायद नहीं लिख पाएगा क्योंकि उन्होंने वो देखा नहीं है। जो हमने देखा है वो आसानी से लिख पाए। 2-3 महीने का पर्यटन काल में जो अनुभव करता है एक पर्यटक की निगाह से, वो तफरीही निगाह। जब आप पर्यटक होते हैं और जब आप वहां रहने लगते हैं, दोनों के एटीट्यूड में फर्क हो जाता है। बिल्कुल फर्क, समझ में फर्क हो जाता है। जब मैं यहाँ आता था एयर इंडिया की तरफ से, 5 स्टार होटल में रुकता था। हाँ, बिल्कुल। कैश से सोता था, पैसे लेता था डॉलर्स,
सैर की, खर्च किया, आ गए। अब सवेरे 3:30 बजे उठ के 4:30 बजे टैक्सी लेने आती है, काम पे जाता हूँ 5 बजे की शिफ्ट में, तो हार्डनेस यहाँ की पता लगती है। फिर जब यहाँ के जो काम है उनसे जब परिचय होता जाता है, कैसे, जैसे मुझे एक कहानी लिखनी थी, क्योंकि 6-8 महीने से लिख नहीं पा रहा था। मेरी पोस्टिंग कई ऐसी जगह हो गई जहां आने जाने में मेरे 4-4.5 घंटे लग जाते थे। तो मैंने 6-8 महीने कहानी नहीं लिखी। तो मैं बड़ा परेशान था कि मैं इस सन्नाटे को कैसे तोड़ूं। तो मैंने इसी विषय पे एक कहानी लिख दी कि ये सन्नाटा कब टूटेगा, कहानी का विषय था। है जी। तो उसमें अपनी जो समस्याएं थी कि मैं क्यों नहीं लिख पा रहा हूँ, वो उस कहानी में आ गई। तो जो जैसे कहानी मेरी है खिड़की। खिड़की यहाँ के जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो गरीब नहीं, अकेलेपन का शिकार है, वो अकेलापन मिटाने के लिए रेलवे स्टेशन पे आ जाते हैं, टिकट विंडो पे, सिर्फ बात करने के लिए, और पूछते हैं ये ट्रेन लेट तो नहीं है, आज सर्विस ठीक है, कोई इंजीनियरिंग वर्क्स तो नहीं है। मतलब उनको सिर्फ बात करनी है, तो तरस रहे हैं बात करने के लिए। तो आप सोचिए कहानियां जो है कहाँ से निकलती हैं। लेकिन हमारे यहाँ का जो अकेलापन है, जो अंतिम अरण्य में है, जो समय सरगम में है, उसको किस तरह देखते हैं? देखिए क्या है कि मेरा अपना मानना ये है कि हर लेखक जो जहां है, वो अगर उस स्थिति को समझ के उसे अपने साहित्य में चित्रित करता है, तो वो समाज और साहित्य का भला कर रहा है। मुझे वो लिखना चाहिए जो समाज मैं देख रहा हूँ और जी रहा हूँ। मैंने भी अभी हाल ही में एक कहानी किसान पे लिखने की कोशिश की थी, जो छपी भी, पशुधन पशु जी। तो वो जो हुआ था ना कि आप बैल वगैरह काट नहीं सकते, तो सबने छोड़ दिए थे छुट्टे सांड। तो वो उसका असर समाज पे तो होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल होगा। पहले चुप-चुपीते काम हो रहे थे, मगर अब सब गड़बड़ हो गई थी। तो मैंने उसको समझने की कोशिश की, लिखा भी। मगर मैंने ये नोट किया कि जब मैं शहर के बारे में लिखता हूँ, महानगर के बारे में लिखता हूँ, तो मेरी समझ और मेरी सोच ज्यादा पैनी होती है, क्योंकि मुझे ग्रामीण जीवन के लिए शोध नहीं करना पड़ता। मैं शोध करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एक कहानी है जिसमें सी क्लास ओपन जेल का जिक्र है जी। तो उसमें आपने जेलों पर भ्रमण वगैरह किया? तो मैंने जाके सी क्लास ओपन जेल देखी, वहां के जेलर से बातचीत की, वहां के लोगों से बातचीत की। मेरे एक मित्र को फाइनेंशियल मिसएप्रोप्रिएशन के लिए जेल हो गई थी, तो उसे सी क्लास ओपन जेल में भेजा गया। मैं उसे मिलने के लिए गया, बातचीत करके आया। उसमें कहानी लिखी कि जेल तो मेरे मित्र को हुई, वो 18 महीने के लिए जेल गया। उस 18 महीने में वो एक बहुत डिसिप्लिन जिंदगी जिया। सुबह 5 बजे उठना, नहाना धोना, एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज करने के बाद उनको फिर ब्रेकफास्ट मिलना, उसके बाद उनको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिखाया जाता था, टोकरियां बनानी सिखाई जाती थी, और घर में जो पत्नी थी उसके पास 3 बच्चे थे, उनकी प्राइवेट पढ़ाई, उसका खर्चा, टेंशन्स, घर का चलाना। तो 18 महीने के बाद जब वो वापस आता है तो वो 10 साल जवान होके आता है, और इन 18 महीने में पत्नी 10 साल बूढ़ी हो जाती है। तो वो शीशे के सामने देख के कह रही है, जज साहब कसूर किसने किया था और सजा किसको मिली? हाय क्या बात क्या बात है, वाह। तो ये कहानी थी
तो मुझे उसके लिए शोध करना पड़ा, क्योंकि मुझे जब तक पता ही नहीं होगा कि सी क्लास ओपन जेल के वहां पे क्या होता है, कमरा जो है उसकी चाबी आपके पास ही होती है, जो जेल में है इनमेट जो है उसका अपना एक कमरा है, उसमें सोता है, सवेरे उठता है, अपना कमरा बंद करके आता है, चाबी जेब में रखता है, सारा दिन काम करता है, दोपहर को आराम करने जाता है, फिर मतलब वो सिर्फ आजादी नहीं है लेकिन वैभव है जीवन, एक जीवन, ऑर्गेनाइज जीवन। तो ये हमने सीखा। तो अब देखिए, अगर मैंने ये सीखा और मैंने अपनी कहानी के माध्यम से अपने पाठकों को उससे परिचय कराया, तो ये भी एक लेखक का कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है कि वो जो कुछ नया देखे जीवन से, जीवन के बारे में, वो अपने पाठकों से साझा करे। नहीं, अच्छी बात है। इसकी कथाओं का संग्रह तो भारत में भी न केवल हिंदी के बल्कि भारतीय भाषाओं कथाकार भी करते हैं। अभी तो संजीव के बहुत सारे उपन्यास, मधु कांकरिया जी जी बहुत ही बेसिक वर्क करते हैं, उन वातावरण में जाते हैं, जेलों पर जो लिखते हैं, तो ये तो अच्छी बात है। और ये बात अलग है कि आप उसको अपनी किस्सागोई में गूंथ कितना पाते हैं, कि वो अलग से उसका स्ट्रक्चर, जो उसका डाटा है, उसका जो तथ्य है, वो अलग न दिखाई दे। तो ये है जी कि सूचना नहीं देनी है, सूचनात्मक कहानी में पिरो देना है ना, उसे पिरो देना है। अगर आप शैलजा जी कुछ तो मुश्किल हो जाएगा। शैलजा जी मुखातिब हो रहे हैं कुछ अपने प्रश्नों के साथ, मुझे लगता है कि कुछ अच्छी बात कहने वाली। शैलजा जी। नहीं, अब दो विद्वान यहाँ बैठे हुए हैं, मेरी स्थिति तो विद्यार्थी जैसी है। एक तो शैलजा जी, लोगों की मांग हो रही है कि तेजिंदर जी की जो वार्ताएं हैं, ये वार्ता एक है, वार्ता हम, ये वार्ता जारी रहे, साथ साथ चले सदा कभी तो ये मुझे सूचना मिली है। यानी आपकी बातचीत इस तरह से चल रही है कि लोग इसमें अपना होना तलाश रहे हैं, कि जैसे इसको सुना जाए। देखिए, बहुत गीतात्मक नहीं है, बहुत ही वैसा मनोरंजन नहीं, लेकिन सूचना भी है और जीवन के अनुभव हैं, जीवन की संवेदना है, और कैसे बहुत सारी चीजों को पिरो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए शैलजा जी, अब आप इनसे पूछिए जो आप पूछना चाहती हैं, वरना एक गजल का समय फिर होने वाला। नहीं तो हम कुछ पूछिए, उससे पहले हम गजल ही सुन ले सर से, चंद अशार हो जाए, फिर उसके बाद हम ये, और जाहिर है कि ये बातचीत आपसे भी जारी रहेगी अगले फिर कुछ ही दिनों में। मेरा ख्याल है कि फिर कभी दोबारा फिर मिलेंगे, तो लेकिन अभी मैं गजल सुना देता हूँ। दरअसल क्या है कि जब ये कोरोना पे बहुत लिखा गया इन दिनों, जी, तो मैंने पुरवाई पत्रिका जो हमारी है, उसके लिए हमने एक शर्त रखी थी कि आप कोरोना पर रचना भेजिए, कविता भेजिए, मगर उसमें 2 शब्द नहीं होने चाहिए। अच्छा। एक कोरोना, और दूसरा महामारी। बहुत अच्छा। ये 2 शब्द नहीं होने चाहिए। प्रेम शब्द का उल्लेख करके प्रेम कविताएं नहीं बनती। अब ये देखिए, तो मुझे कहा गया कि आप हमें लिख के दिखाइए। जी। तो मैंने कोरोना पर एक कविता, हमें एक गजल लिखी। जी। तो मैं आपको सुना रहा हूँ। स्वागत। जी। तो कि रास्तों को क्या हुआ, रास्तों को क्या हुआ, चुपचाप हैं, सुनसान है। रास्तों को क्या हुआ, चुपचाप है, सुनसान है, लग रहा है जो सड़क पर खुल गए शमशान है। क्या बात, बहुत अच्छा। रास्तों को क्या हुआ, चुपचाप है, सुनसान है, लग रहा है जो सड़क पर खुल गए शमशान है। दूरियां 2 गज की कैसे प्यार में संभव भला, दूरियां 2 गज की कैसे प्यार में संभव भला, घर में बैठे हैं मगर सब लग रहे अनजान है। दूरियां 2 गज की कैसे प्यार में संभव भला, घर में बैठे हैं मगर सब लग रहे अनजान है। एड़ियां फटने लगी हैं, एड़ियां फटने लगी हैं, खून भी रिसने लगा। एड़ियां फटने लगी हैं, खून भी रिसने लगा, गांव तो जाना ही है, खतरे में चाहे प्राण हैं। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह।
शहर हो चाहे कोई भी, हम्म, एक सा खतरा हर जगह। शहर शहर हो चाहे कोई शहर भी, एक सा खतरा हर जगह। हम्म, लोग कितने चल बसे, बस हम्म, इस खबर पर कान है। क्या बात है, क्या क्या बात बात है, लोग क्या कितने बात है, चल वाह वाह बसे, वाह, बस इस बस खबर पर वाह वाह कान वाह है। वाह। कौन है? हाँ, और कब्र पे एक खास शेर लिखा है सर, कि या न्यूयॉर्क में अच्छा, एक बड़ी सी कब्र बना के 100 लोग उसमें दफना दिए गए थे। जी जी जी, तो उसमें लिखा है, हम्म, कब्र ने भी इस तरह अपना बढ़ाया दायरा, कब्र ने भी इस कब्र तरह ने भी अपना इस बढ़ाया तरह दायरा। अपना बढ़ाया दायरा। हाँ, एक में ही जाने कितने रह रहे मेहमान हैं, आहा, क्या बात है, एक क्या में ही तासुर। जाने कितने रह रहे मेहमान हैं। रास्तों को हम्म, क्या हुआ, हम्म, चुपचाप है, सुनसान है, आहा, लग रहा है ज्यों सड़क पर खुल गए शमशान है। शमशान है। बहुत बहुत ही क्या मार्मिक। बात, वाह आपने ये वाह बताया कि कोरोना और महामारी का कोई जिक्र नहीं है। वाह वाह जाहिर है वाह। मित्रवर, कोरोना पर तो प्रभुत साहित्य लिखा गया है। लोगों ने कोरोना पर महाकाव्य लिख लिए हैं, प्रबंध काव्य लिख लिए हैं, गजलें और नई कविताओं के लिए अनेक संकलन आए हैं, अनेक संकलित होंगे, क्योंकि त्रासदी अभी जारी है। मेरा कहना यह है तेजेंद्र जी कि हम लोग तो मिलेंगे ही, अभी 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 हम आपको मुक्त भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये है कि अगली बार जब मुलाकात हो तो इनमें बहुत सारे लोग हैं जो आपको पढ़ने वाले हैं, आपकी कहानियां पढ़ेंगे, खोज कर ढूंढ कर पढ़ेंगे। आपको जानने के लिए ऐसी कौन सी कहानियां हैं आपकी तमाम कहानियों के समूहन में, जिनको जरूर पढ़ा जाना चाहिए, जिनसे लगे कि एक तेजिंदर का एक सम्यक कथाकार का प्रतिबिंब वे पा सकें और भारतीय हिंदी कहानियों से आपको अलग ढंग से देख परख सकें। वे कौन सी कहानियां हैं? देखिए, ऐसा है कि वैसे तो एक कहानी संग्रह है जो किताब घर से आया था, जो उनका एक है ना, और प्रतिनिधि 10 हिंदी कहानियां, कहानियां। 10, हाँ, वे पढ़ ली जाएंगी। उसमें 10 कहानियां हैं जो, जब वो छपा था तो मेरी प्रतिनिधि कहानियां ही कही जाएंगी। उसमें हमने हाँ क्या किया था कि 5 कहानियां वो लिखी जी जो, एक सेकंड होल्ड करिएगा। जी जी जी। वो दिखी नहीं, मैं ढूंढने गया था। जी लेकिन जी जी उसमें जी। क्या है कि मेरी जो कहानियों में शामिल है, 5 वो है जो भारत में लिखी थी, अच्छा। जिनमें काला सागर, हाँ। ढिबरी टाइट, देह की हम्म, कीमत, हम्म, कैंसर, हम्म। और शायद बेघर आंखें नहीं, बेघर आंखें बाद में लिखी है। बात अच्छा वो अच्छा। लंदन में आके लिखी है। लंदन वालियों में शामिल हैं ये देह की कब्र कीमत। का मुनाफा और हाँ, कोख का किराया। अच्छा। और देह की कीमत कब लिखी? ये भारत छोड़ने से पहले। ओके ओके। क्योंकि ऐसा है कि गांधी जी सपने में आए, उन्होंने कहा भारत छोड़ो, मैंने छोड़ दिया। हाँ मैंने हाँ। क्या ठीक बात। है। अभी तो वो सिर्फ फिर सपने में आए कि ब्रिटेन छोड़ो, भारत आओ, क्योंकि बेटी की पुकार होगी, जाहिर है कि आपको यहीं आना चाहिए। तो ये शैली कह चुकी हैं कि कभी मतलब ये है कि आएंगे। बेसिकली मेरी कुछ कहानियां ऐसी हैं जो यहाँ आने के बाद लिखी हैं। एक मेरा हम्म। और संकलन छपा है जिसका शीर्षक है मृत्यु के इंद्रधनुष। वो कहाँ से आए हैं? वो एक नेट बुक्स नेट है, बुक संजीव कुमार ने छापा है। संजीव जी जी। कुमार जो है। तो बिल्कुल अभी छापा होगा शायद। तो हाँ, 1 साल हो गया, लास्ट ईयर जनवरी में आया था। जी जी जी। मुझे एक्चुअली पता नहीं था। एक हम्म, मित्र है हमारी, कमलेश कुमारी, जो हाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में है। जी जी जी। उन्होंने बताया कि तेजेंद्र जी, आपने करीब 27-28 कहानियां मृत्यु पे लिखी हैं। अच्छा। तो मैंने फिर ध्यान से देखना शुरू किया। तो मैं सोचा नहीं था इस तरह से कभी ना, कि भाई मैंने जी, ऐसा कुछ काम कर दिया है। बिल्कुल सही बात। मृत्यु पर इतनी कहानियां होने का मतलब है कि मृत्यु को आप हाँ, अलग ढंग देखा से। तो बहुत करीब से है, अपनी गोद में देखा है मृत्यु को। जी जी जी। तो
फिर वो उन कहानियों में से 24 कहानियां चुनी। अच्छा। और देहरादून में एक डॉक्टर सूद हैं, जी जी जी। उन्होंने उन कहानियों को संकलित किया और उसके ऊपर एक लंबी सी इंट्रोडक्शन लिखी, तो किरण मृत्यु सूद। कहानियां कहाँ से छपी हैं? मृत्यु परक कहानियां? ये यही है जो मैं बता रहा था आपको। जी जी। ये किताब है, जहाँ उसका कवर शो कर दे, बहुत अच्छा। जी जी जी। तो ये वही किताब है नेटबुक्स वाली? हाँ ये वाली है। अच्छा, बहुत अच्छा। मृत्यु केंद्र धनुष, क्या बात, बहुत अच्छा। जी जी जी। तो जी। इसमें 24 कहानियां हैं हम्म। और मृत्यु के अलग अलग आयाम इसमें दिखाई देते हैं आप। जी जी जी। जैसे एक कहानी है जिसमें मेरे साथ एक हादसा हुआ था कि एक पैसेंजर मेरी गोद में हाँ। स्टेशन पे मर गया। ओहो। उसे बचाने का भरपूर प्रयास किया, हम्म। एम्बुलेंस बुलाई, सब कुछ किया, एम्बुलेंस आके ले गई, जी। लेकिन आई कुड फील कि अब वो है नहीं जब अच्छा। वो गया था। हम्म। और मेरे 45 साल से एक दोस्त हैं यहाँ हम्म। लंदन में, हम्म। उनकी पत्नी का निधन हो गया हम्म। हॉस्पिटल में। और जी। हम दोनों इस घटना के कोई 3 हफ्ते बाद मिले। ओह। हाँ। तो हम दोनों कैसे मृत्यु से जूझ के आए थे, जी। दोनों बातें कर रहे थे और कैसे मृत्यु के बारे में कोई बात नहीं कर सकता, आह। कि अंदर मृत्यु थी और बाहर हम दोनों कोशिश कर रहे थे कि दूसरी बातें करें। और ऐसी उसमें ऐसी एक, निस्संगता बहुत कठिन है। ऐसी जी, निस्संगता बहुत कठिन है। तो हमने वो तथागत पूरा करेगा। जी। कहानी लिखी, जिंदगी और मौत के बीच की चुप्पी। हम्म। तो उसमें एक कैरेक्टर मेरे मित्र का कुत्ता भी था, जो जी बूढ़ा हो गया था जी। और जिसे वो सैर कराने के लिए मेरे साथ आए थे हम्म। पार्क में। हम्म। तो उस पार्क के आसपास का जिंदा माहौल, उस पार्क के आसपास का डरावना माहौल हम्म। और उस कुत्ते की आंखों में कुछ ऐसे भाव कि वो अचानक रोने लगा। हम्म। तो हम दोनों जो मृत्यु फील कर रहे थे वो शायद कुत्ते की आंखों में पहुंच गई थी। ओह। तो इस तरह से मैंने बिंब बनाते हुए वो बहुत अच्छी। कहानी की रचना की। जी जी। लेकिन पूरी कहानी, जैसे मैं इसमें कोरोना का जिक्र नहीं है, हम्म। उसमें दोनों मृत्यु के जिक्र से बच रहे हैं जी जी जी। और अंदर ही अंदर उसे महसूस कर रहे हैं। तो ये कहानी एक अलग प्रयास था जो कहानी लिखी। जी जी जी। इसी तरह से एक कहानी है हथेलियों में कंपन, हम्म। वो भी यहाँ आके ही लिखी थी। जी वो जो हरिद्वार में आप अंतिम संस्कार के लिए जब जाते हैं, जी। अंतिम संस्कार नहीं, सॉरी, जब वो अस्थियां प्रवाह करने के लिए जाते अस्थियां प्रवाहित करने के। जी। हैं गंगा जी में, हाँ। हाँ, वो पंडों का जो। तो वहां पे जो कुछ होता है जी। उस व्यापार के बारे में लिखा। हाँ, पूरा व्यापार है, वह निर्लज्ज व्यापार है। और लेकिन बैकुंठ में होता है जैसे। वो सिर्फ बैकग्राउंड में है। जो जी। हमारे मौसा एक हैं, जिन्होंने कम से कम नहीं तो 25-30 रिश्तेदारों की अस्थियां वहां जाके विसर्जन। प्रवाहित की होंगी, हम्म। क्योंकि उनका काम ही ये था कि सब वही करेंगे, सब उन्हीं पे डिपेंड करते थे। जी। हमारे जब बाबूजी की भी मृत्यु हुई तो वो मेरे हम्म। साथ गए थे। जी। लेकिन सबसे मुश्किल वाला उनका जो ट्रिप था, जब उनके अपने 26-27 साल के बेटे की अस्थियां वो लेके गए। हो 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 क्या। तो अरे। उससे पहले उनका रोल जो होता था वो रिवर्स होता था। हम्म। इसमें उनका रोल मैं प्ले कर रहा था, क्योंकि वो अपने बेटे की अस्थियां लेके गए थे। तो ये जी जी। कहानी मृत्यु को उस एंगल से देखती है। तेंदुलकर भाई, ये तो मुझे लगता है कि ऐसी थीम, हाँ, मुझे लगता है कि भारत में भी हिंदी कहानियों में शायद न मिले। मृत्यु को जीने और साक्षात्कार करने की प्रक्रिया कवियों में भी
कवियों में तो है, अशोक वाजपेयी जी की अनेक कविताएं हैं, कुंवर नारायण जी की अनेक कविताएं हैं, जहां पर अवसान मृत्यु सबका है। लेकिन बहरहाल कविताओं में तो इसकी जो सांकेतिकता है, इसके जो बहुत महीन प्रत्यय हैं, दुख का एक निमज्जित भाव है, वो तो है। लेकिन कहानियों में भी मृत्यु आई होगी निश्चित रूप से, लेकिन विभिन्न वेशभूषा में, विभिन्न अनुभवों के साथ, विभिन्न संवेदना के साथ। लेकिन आप ये जो बात बता रहे हैं, जिसका जो अंत है कितना कारुणिक है। और दाग मुझमें है कि तुझमें ये पता तब होगा, मौत जब आएगी कपड़े लिए धोबन की तरह। नीरज कहते हैं मृत्यु तो, मेरा ख्याल है कि आज की बातचीत हम काफी टाइम हो गया, पौने 2 घंटे से हम लोग इकट्ठे बैठे हैं। उसके समाहार के लिए शैलजा जी की ओर उन्मुख हो, वे इस वार्ता का समाहार करें और हम लोग फिर जल्दी ही मिलें। बल्कि बहुत सारे हमारे जो दर्शक श्रोता हैं, बहुत विद्वान लोग हैं, यानी कि इसमें लेखक हैं, पाठक हैं, पत्रकार हैं, कलाविद हैं, और जो लोग आपकी कहानियों से गुजरे हैं, फिर विभिन्न चरित्रों की बात भी कर सकते हैं। जैसे कि उनकी ये डिमांड हुई कि वे तेजिंदर जी एक ऐसे बड़े व्यक्तित्व हैं साहित्य के, जिन्होंने जीवन को जिया है। जैसे कहते हैं कि अंजुरी अंजुरी खून दिया है मैंने भी इस ताजमहल में, या दुष्यंत कहते हैं कि मैं जिसे उड़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ। तो आपने ये जो हमारे यहाँ जरूर भोगा हुआ यथार्थ टाइप की जो पदावलियां आलोचना में व्यवहृत हुई, उसका क्या अर्थ है? मुझे लगता है कि कौन है जो इस जिंदगी को भोगता नहीं। भोगो न भुक्ता वय में व भुक्ता, कालो न याता वय में भी आता। इतने सारे भ्रमों से गुजरते हुए और इन भ्रमों से मुक्ति का कोई मार्ग नहीं सूझता है। बार बार राजनीति वहीं फंस जाती है जिस धर्म से मुक्ति का आह्वान करती, धर्मनिरपेक्षता का नाटक करती है और धर्म के विवर में जाके समा जाती है। वहीं से उसकी राजनीति का उत्स शुरू होता है, वही विकास, वही उसका शिखर। तो मुझे लगता है कि आपको सुनने के लिए हम फिर अगले किश्त में किसी समय मिलेंगे, और यहीं से बात शुरू करेंगे, और यहीं से बात कितना भुक्तभोगी होना जरूरी है। बिल्कुल। शैलजा जी, शैलजा जी, शैलजा जी, शैलजा जी कहिए। शैलजा का म्यूट है, म्यूट कीजिए। अच्छा जी। फिर आज की ये बातचीत जो है बहुत लोगों की आंखें नम हो गई आज शर्मा जी को सुन के, और बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, बहुत सारे लोग ये वीडियो, सभी से अनुरोध है इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और जो नए लोग हैं, जो कथा कहानी लिखने वाले लोग हैं, आखिरी ये हम चाहते हैं कि जाते जाते हम समाहार करें, लेकिन जाने से पहले अगर कोई संदेश देना चाहते हो आज के दिन तेजन जी। तो मैं कोई इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ कि संदेश वगैरह देता रहूं, कि बस भाई अपनी जिंदगी सहज रूप से जिए जाओ। और मेरी जिंदगी का एक ही उसूल है कि जानबूझ के किसी को दुख न दो, बस। अगर आप ये करते रहो तो जिंदगी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को जानबूझ के दुख मत दो, बस इतनी सी बात है। और मैं एक बात और कहूंगा कि अगर आप अगले कार्यक्रम के लिए अपने सब मित्रों से कह दें कि अगर वो कुछ अपने सवाल मेरी कहानियों के बारे में पूछना चाहें, वो आपको पहले से भेज दें, तो आप उनको लेके भी कार्यक्रम तैयार कर सकते हैं। मेरे पाठक क्या जानना चाहते हैं, पाठकों को किस चीज की जरूरत है। तो देखिए, लेखक तभी है अगर पाठक है। मैं हमेशा कहता हूं कि जो एक्टर्स है ना, कई बार कहते हैं हमारी निजी जिंदगी है और हमें श्रोता ऐसे करते हैं और ये करते हैं और लोग ऐसे करते हैं। मैं कहता हूँ जिस दिन नहीं होंगे ना, मर जाओगे, सच्ची मर जाओगे जब ये नहीं होंगे। बिल्कुल सही बात। तो हम तब तक हैं जब तक पाठक हैं। अगर पाठक नहीं है, पाठक और दूसरी बात यह है कि मैं तो स्वांतः सुखाय में विश्वास ही नहीं रखता, तो मेरे लिए तो पाठक बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। पाठकों का अंत नहीं होना चाहिए, उसकी आमद बनी रहे। मेरे पाठक कुछ जानना चाहे मेरे बारे में, अगर आप वो इकट्ठा कर लेंगे तो और भी अच्छी बातचीत हो जाएगी। बिल्कुल। इसी पटल पर ये घोषणा भी हो रही है, सुन रहे हैं। शैलजा जी बताइए अपने पाठकों, दर्शकों, मित्रों को जो तारांजल के हैं, कि वे इनकी कहानियों पर भी सवाल अगले करें और
जिससे कि अगली जो मुलाकात हो वो और रोचक हो, कहानियों की अंतर यात्राओं में ले जाने वाली, कहानी के तमाम किरदारों से इनकी कैसे भेंट हुई, कैसे इनके संवेदना में उन्होंने जगह बनाई, कैसे ऐसे कपकपाते और स्याह यथार्थ को इन्होंने अपनी कहानियों में पिरोया, और खुद ये जिस सतह से ऊपर उठे हुए हैं, जहां इन्होंने मृत्यु को अपनी गोद में महसूस किया है, अपनी संवेदना में महसूस किया है, और मृत्यु पर 26-27 कहानियां लिखने वाला लेखक जाहिर इतना जिंदा दिल हो सकता है, इसकी एकमात्र मिसाल फिलहाल कहानी में तो तेजिंदर शर्मा जी लगते हैं। तो इस लिहाज से भी हमें तैयार रहना चाहिए कि अगली किश्त और भी रोचक और शानदार होगी, उनकी कथा यात्रा के गलियारे और भी खुलेंगे और भी रोशन होंगे, हम इस उम्मीद के साथ ये फिर एक बार शैलजा जी को ये सौंपते हैं कि वे औपचारिक रूप से इसका समापन करें। नहीं, बिल्कुल, अब हमारा समय तो हो चुका है, लेकिन इजाजत नहीं है मन को। हम चाहते हैं इनको आप जल्दी से जल्दी पहले भारत आइए, क्योंकि आपके साथ बहुत समय गुजारना है और आपको भारत में ही रहना है, ठीक है? तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत। बहुत सारे लोगों का, जितने भी लोग यहाँ हैं, अर्चना उर्वशी जी, डॉक्टर तारा सिंह अंशुल जी अभी बहुत अच्छी कहानीकार हैं, और तेजिन शर्मा जी की जो पत्रिका है पुरवाई, उसमें उनकी एक बैरक कहानी भी छपी, बहुत ही कारुणिक मार्मिक कहानी है वो, महिला त्रासदी के ऊपर। मधु मेहता जी, बहुत बहुत आभार सभी का। राजवीर सिंह जी, आपका हार्दिक आभार, और जितने भी इस पटल से जुड़े हुए लोग जिन्होंने इस कार्यक्रम को सुना, और निश्चित ही उन्होंने गुना भी होगा, क्योंकि इतने अच्छी, इतनी गंभीर बातें और इतनी गहरी बातें आज तेजन जी ने की हैं, और साथ में ओम निश्चल जी ने भी उस ज्ञान में और गोते लगवाए आप सभी को निसंदेह। तो बहुत ही अच्छा आज का सुखद कार्यक्रम है, सुखद अनुभूति है। तो जल्दी ही हम इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे, तेजिन शर्मा जी के साथ जल्दी ही हम दूसरे क्रम में भी आएंगे। और जैसा कि कहा डॉक्टर निश्चल जी ने कि आप लोग के मन में अगर कोई सवालात हो तो उनको तारांजलि के हवालात में लाके छोड़ दीजिए, ताकि हम तेजिन जी से उन पे बातचीत कर सके। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, जितने भी लोग यहाँ सुधी श्रोता यहाँ जुड़े रहे, सुनते रहे, और आगे भी आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा पूरे विश्व में। जल्दी ही हम फिर मिलेंगे किसी न किसी विशेष हस्ती से। जैसे आज तेजेंद्र जी हैं तो इनका क्रम तो हम रखेंगे ही, लेकिन साथ में कोई और विशेष हस्ती के साथ हम आप सभी से रूबरू होंगे। हजारों उलझने। जी जी जी, मैं कह रहा हूँ कि आपने आज की बातचीत को बातचीत नहीं कहा है, आपने कहा है कि तेजेंद्र शर्मा जी के साथ एक संगत, ये साधु संगत है। जी 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 जी, केवल बातचीत। दो साधुओं के बीच में, साहित्य के साधुओं के बीच में मैं एक विद्यार्थी की तरह हूँ। तो आप गुणी लोग हैं, और बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मैं सभी लोगों का। तेजिन शर्मा जी आपका, ओम निश्चल जी आपका, हजारों उलझनी राहों में और कोशिशें बेहिसाब, हजारों उलझनी राहों में और कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी, चलते रहिए जनाब। तो बिल्कुल ऐसे ही आप लोग भी चलते रहिए, हम भी चलते रहेंगे, और अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। हम जल्दी ही मिलेंगे। नमस्कार।